व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब इनकम टैक्स में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स है, कुछ कुछ पेमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई जो पेयर है, जो पेमेंट करता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला को टैक्स काट के पेमेंट करो। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट कब करते हैं डिपार्टमेंट को? इंडिविजुअल अगर हम लोग है, ठीक है, अगर हम लोग के लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, साल के एंड में पूरा अपना इनकम को असेसमेंट करते हैं, उसके बाद टैक्स पे करते हैं। अगर सबको ऐसे ही करेगा तो देश कैसे चलेगा? बीच में भी तो पैसे चाहिए होगा ना। इसलिए टीडीएस का कंसेप्ट लाया गया कि भाई देखो, अगर तुमको सैलरी मिल रहा है, अगर तुमको पता ही कि तुम्हारा सैलरी टैक्सेबल होगा बिकॉज तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ऊपर ही होगा या 5 लाख से ऊपर होगा, तो जो तुम एक बार में उस टाइम टैक्स पे करेगा, तो एक बार में नहीं पे करके तुम्हारा जो पेयर है, जो तुमको सैलरी देता है एम्प्लॉयर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर महीना सैलरी में जितना तुम्हारा टैक्स बनता है वो काट के गवर्नमेंट को जमा कर दे। सो दैट जब तुम्हारा पास तुम फाइनली रिटर्न सब फाइनलाइज करोगे, असेसमेंट करोगे, तो लास्ट महीने में जो तुम्हारा इनकम टैक्स का जो ड्यू होगा काफ़ी कम हो। इससे तुम्हारा भी टैक्स का बर्डन कम रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी सोर्स ऑफ इनकम होते रहेगा। सिमिलरली सैलरी शो के बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है, सपोज जितने भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का सपोज हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिए कि तुम्हारा काम कर देंगे बिल्डिंग का, अब सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टी है हमको पेमेंट करेगा, तो हमको जब पेमेंट करेगा वो हमसे टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। अब मेरा क्या है कि अल्टीमेटली हम जो अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे साल का एंड में जाके, वहाँ पे तो टैक्स पेमेंट करने पड़ता ना। तो पहले से अगर हम ऑलरेडी कुछ टैक्स पे कर चुके होंगे, अदर एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस, उतना मेरा माइनस हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। अगर तुम लोग टैक्स लायबिलिटी की अगर फंडा बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली कोई भी अगर टैक्स पेयर है वो क्या करता है, अपना टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट करते हैं? टैक्स लायबिलिटी बताओ तो कब? जब ईयर एंड होगा, टैक्स ऑडिट हो गया उसका, या फिर इसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं, रिटर्न फाइल, तब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया। अब सब वो तुम्हारा टैक्स बनता है 1 लाख रुपये। अब इसे तुम माइनस कर दोगे टीडीएस, जो तुम्हारा ऑलरेडी कोई काट के तुझे दे दिया, एडवांस टैक्स जो तुम पेमेंट कर चुकी हो, माइनस हो जाएगा। करने के बाद नेट में अगर तुम ज़्यादा पेमेंट कर चुकी हो तो तुमको रिफंड मिल जाएगा, कम पेमेंट की हो तो पेबल टैक्स देने पड़ेगा। ठीक है। अब टीडीएस है बेसिकली हर अलग अलग ट्रांजेक्शन से, अलग अलग ट्रांजेक्शन में टैक्स का रेट अलग अलग है, कितना परसेंट टैक्स काटेगा पेयर। यहाँ पे पेयर एंड पेई का कंसेप्ट है। ओके, पेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सामने वाले को पे करने से पहले उसको पर इतना टीडीएस काट के पेमेंट करे। अगर जैसे कि तुम लॉटरी जीतती हो तो पूरा तुम्हारा 1 लाख रुपये का तुम लोग को लॉटरी जीती, तो पैसा कितना मिलेगा? टीडीएस काट के मिलेगा, मतलब 30% काट के 70% मिलेगा तुमको पैसा। यहाँ पे देखो, सपोज मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट, 4 लाख रुपये तुमको रेंट देना है किसको? मिस्टर वाई को। अब रेंट में भी तुम्हारा टीडीएस एप्लीकेबल है, ही विल पे 3,60,000 टू मिस्टर वाई, एंड 4 लाख का जो 10% होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 4,000 वो डायरेक्टली क्या करेगा? मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अब बाद में जब मिस्टर वाई अपना इनकम कैलकुलेट करेगा, ठीक है, वो देखिए भाई मेरा इनकम तो कितना था, मेरा इनकम था 4 लाख रुपया का, ठीक है। अब उसमें से टैक्स बनता है कितना? 40,000 रुपया, तो ऑलरेडी काट के दे चुका है। समझ में आया? नाउ इनकम मिस्टर वाई का इनकम 4 लाख है, वो अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके देखा कि मेरा आ रहा है कितना, मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है सपोज कम आ रहा है, तो उसको जो डिफरेंस है रिफंड मिल जाएगा उसको। The documents of tax, the deduction of tax on payment to the following persons. Deduction of tax shall be made by any person from any sum payable to the government. This is this. No, ये actually no deductions है। नो डिडक्शंस, अगर तुम कोई गवर्नमेंट को, आरबीआई को, म्यूचुअल फंड, एनपीएस में पैसा देते हो तो वहाँ पे टीडीएस का कंसेप्ट नहीं है। एक करके समझ से सैलरीज, सैलरी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, राइट। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करता है, वो चेक करता है कि इसका अगर मंथली सैलरी सपोज 30,000 है, तो 30,000 इंटू 12 करके देखेगा कितना आ रहा है, तो क्या इसका सैलरी, क्या इसका मतलब अभी हम लोग को पता है कि कितना तक तुम्हारा इनकम होने से नो टैक्स, बोलो तो रिबेट लेके, रिबेट रिलीफ लेके कितना तक फॉर FY 22-23 के लिए कितना? 5 लाख भाई, 2.5 लाख नहीं, 5 लाख, नो टैक्स रिबेट रिलीफ लेके। अगर किसी का भी इनकम 5 लाख तक रहेगा,
2.5 लाख तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। किसी का भी इनकम अगर 5 लाख के अंदर रहेगा तो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी बनता है, रिलीफ मिल जाता है ना मैक्सिमम 12,500 का, तो कोई टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे तुम्हारा इनकम टैक्स TDS काटेगा नहीं सैलरी से। पर तुम्हारा सपोज तुम्हारा टोटल इनकम आ रहा है 7 लाख, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है। अब सामने वाला तो तुमसे TDS काटेगा, बोला रिलीफ देने के बाद भी तुम्हारा इनकम जो है 5 लाख से कम नहीं है, ज़्यादा ही है, तो टैक्स तो लगेगा ही। तो वहाँ पे TDS, तो तुम्हारा साल भर का जो टैक्स लायबिलिटी होता है उसको 12 से डिवाइड करके हर महीने का क्या करेगा, TDS काटते रहेगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है, वहाँ पे स्लैब बेसिस में कैलकुलेट होता है। अब दूसरा सेक्शन क्या है, 192 कैपिटल ए। ये क्या है तुम्हारा, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम RPF इफ नॉट एग्जेम्प्टेड। अब क्या है, तुम RPF में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट कर इन्वेस्ट करके रखा था, तुम मैच्योरिटी से पहले उठा ले रहा है, तो अगर एग्जेम्पशन नहीं हुआ तो TDS तो लगेगा। तो TDS कितना लगेगा, 10%। नो TDS अगर तुम्हारा अमाउंट 50 से कम है, 50 से ज़्यादा है तो 10% TDS लगेगा। पैन सबमिट नहीं किया तो 40.74% टैक्स रेट है, मैक्सिमम रेट। टैक्स कब काटेगा, पेमेंट के टाइम पे काटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स काटेगा। कब, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम RPF इज एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इस केस में अगर तुम उठाता है तो एग्जेम्प्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, द एम्प्लॉई हैज़ वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ लास्ट 5 एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल काम करने के बाद तुम उठाता है PF से पैसा, तो तुम्हारा लिए एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या हो, तुम जॉब चेंज किया, 5 साल का अंदर ही तुम PF से पैसे उठा ले तो टैक्सेबल होगा, तो उस केस में TDS काट के पेमेंट करेगा। If the amount is withdrawn before 5 years, then it should be reasons beyond control। ऐसा रीज़न होना चाहिए जो कि ना तुम्हारा कंट्रोल में नहीं था। If he joins any other organization before 5 years and the PF balance should be transferred to new employee। जैसे कि क्या हुआ मेरा केस में, मेरा तो 5 साल नहीं हुआ था, तो आई वॉज इन श्राम स्टील, 3 साल ही काम किए थे, तो मेरा जो PF का बैलेंस था उसको तो ट्रांसफ़र करने पड़ा। तो वहाँ पे अगर तुम ट्रांसफ़र करेगा तो उस केस में एग्जाम्प्ट है। अगर तुम पैसा उठा लेते हैं 5 साल का अंदर तो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए सबको 5 साल के अंदर अगर तुम्हारा जॉब चेंज किया, अभी नॉर्मली UN अकाउंट नंबर हो गया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है, तो बस PF टू PF अकाउंट, PF बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो TDS कब काटेगा, अगर 50,000 से ऊपर हुआ तो। यहाँ पे 45,000 है, नो TDS। 1 लाख है, 4 साल के बाद हो रहा है तो TDS काटेगा भाई 10% करके, राइट। यहाँ पे 20,000 है बट 4 साल के बाद है, तो यहाँ पे अमाउंट इज टैक्सेबल। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर ही उठा लिया हो यहाँ पे, ये तो आफ्टर 6 ईयर था, आफ्टर 6 ईयर था बट लेस देन 50 था बोल के एग्जेम्प्ट था। पर यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर्स था एंड ग्रेटर देन 50 था बोल के, आफ्टर 4 ईयर्स मतलब क्या, लेस देन 5 ईयर्स, तो यहाँ पे टैक्सेबल हो गई। यहाँ पे भी क्या, लेस देन 5 ईयर्स, तो यहाँ पे भी टैक्सेबल होगा तुम्हारा, बट नो TDS बिकॉज ये 50 से नीचे है। सबसे पहले तो कुछ चेक करना है कि 50 ऐसे कम है ना ज़्यादा है, तो 50 से कम है तो ठीक है, TDS नहीं काटेगा। अब देखेगा कि तुम्हारा 50 से ज़्यादा है, अब चेक करेगा 5 साल का बाद में उठाया ना, 5 साल से पहले, अगर 5 साल से पहले उठाया तो टैक्सेबल होगा, बाद में उठाया तो नॉट टैक्सेबल होगा, TDS नहीं काटेगा। ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोग TDS का स्टार्ट किए थे बेसिकली। तो वहाँ पे TDS का सेक्शन 192 कैपिटल A, फिर 194 A तक हम लोग डिस्कस किए थे, एंड 194 BB भी हो गया था, 194 C तक हम लोगों का हो चुका था। तो आज जो हम लोग 194 DDS से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लास्ट क्लास में जो TDS का हम लोग सीखे थे उसको एक मिनट हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली TDS चैप्टर का रिलेवेंस क्या है। बेसिकली देखो, इनकम टैक्स में हम लोग जो टैक्स का असेसमेंट करते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी या फिर असेसमेंट जो है हम लोग कब करते हैं, जब एक प्रीवियस ईयर ख़त्म होता है। दैट इज़ अगर हम 22-23 का बात करें, तुम्हारा 22-23 में जो भी इनकम हुआ है किसी इंडिविजुअल का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, वो अल्टीमेटली उसका असेसमेंट कब होता है, मैं टैक्स लायबिलिटी कब कंप्यूट करता है, तुम 23-24, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, 23-24 में जाके ये मेरा प्रीवियस ईयर है,
ये 23-24 मेरा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर में जाके हम लोग करते हैं। अब सपोज अगर TDS का कंसेप्ट नहीं रहता तो क्या होता, तुम 22-23 में जो भी तुम्हारा इनकम है उसका तुम टैक्स कब पेमेंट करा, 23-24 जब तुम रिटर्न फाइल करा तब कर रहा। तो तब इसका मतलब पूरा साल भर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तब सोर्स ऑफ इनकम तो गवर्नमेंट का क्या है, एक है डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स, दूसरा क्या IDT GST। तो GST तो ठीक है, जैसे जैसे सेल पर हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जा रहा है, फाइन। बट इनकम टैक्स में क्या होगा? क्या गवर्नमेंट वेट करे कि टिल सब सामने वाला इंडिविजुअल HUF फर्म कंपनी जब रिटर्न फाइल करेगा तब जाके टैक्स पेमेंट करे? तब तक ऐसा करने से तो गवर्नमेंट का फिर जो रेकरिंग जो नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर है वही गवर्नमेंट क्या करे, मीट नहीं कर पाया। इसीलिए TDS कंसेप्ट लाया गया कि लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करके तो क्या किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन जहाँ पे तुमको पता ही है कि तुमको लास्ट टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो वाई नॉट अभी से धीरे 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 करके हम तुमसे इनकम टैक्स को कलेक्ट करवा लेते हैं। कैसे? TDS का फॉर्म से। TDS में क्या होता है, जो पेयर है जो तुमको पेमेंट करेगा, सपोज तुम अगर सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको पेमेंट करेगा तो तुमको TDS काट के पेमेंट करेगा। बाद में तुम जब ईयर एंड हुआ, जब तुम रिटर्न फाइल किए तो तुम टैक्स अपना असेसमेंट किया, इनकम टैक्स असेसमेंट किया, देखा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बनता है 1 लाख ऑलरेडी। अब तुमको चेक करने पड़ेगा कि मेरा एम्प्लॉयर हमसे TDS कितना काट चुका है ऑलरेडी, सपोज 90,000, तो बाकी 10,000 तुमको देने पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि सपोज तुम्हारे ओन एम्प्लॉयर ज़्यादा TDS काट के इनकम टैक्स में जमा दे दिया है, सपोज 1,10,000 TDS काट चुका है, तो इस केस में 10,000 तुमको रिफंड मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली तुम अगर फर्म हो, कंपनी हो या फिर LLP हो जहाँ पे तुम बिजनेस प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा बहुत सारा मल्टीपल सोर्स ऑफ हेड ऑफ इनकम है, तो सिमिलर तुम्हारा भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। इंडिविजुअल केस में स्लैब रेट है, फर्म कंपनी केस में तुम्हारा फ्लैट रेट में है, जैसे हम लोग डिस्कस करते रेट क्या होगा। अब उस केस में भी क्या है, कंपनी का केस में तो अगर अगेन एडवांस टैक्स का भी एक कंसेप्ट आता है कि सपोज किसी का टैक्स लायबिलिटी अगर असेसमेंट करके देखा जा रहा है कि 10,000 से ऊपर है महीना, तो उसको एडवांस टैक्स देने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तुमको क्या करने पड़ता है, एक एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है जो हम यहाँ पे नहीं करा रही इस सेशन है, बिकॉज ऑलरेडी मेरा यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, तुम लोग देख लेना। वहाँ पे तुमको सपोज एक क्वार्टर तक इतना दे देना, नेक्स्ट फिर इस महीने तक इतना दे देना, तो वहाँ पे एक लिमिट कर दिया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तुमसे पूरा साल एंड तक वेट नहीं करता, बीच में तुमसे टैक्स लेते रहता है। कैसे? TDS का थ्रू से, एडवांस टैक्स का थ्रू से। तो जो पेयर होता है, जो भी किसी को पेमेंट करता है, तो उस ट्रांजेक्शन पे कुछ ट्रांजेक्शन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे TDS का कंसेप्ट लेकर आया है। तो उसमें से एक था सैलरीज। सैलरी का केस में क्या था तुम्हारा कि जब भी एम्प्लॉयर को पेमेंट करेगा, सैलरी पे करेगा, तो उसका जो भी TDS इनकम टैक्स बनता है साल भर का लाइबिलिटी, उस सपोज तुम्हारा मंथली इनकम है 50,000, तो अपना इसका इंटू 12 करके वो साल भर का इनकम असेसमेंट एक एस्टिमेट करेगा, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी सपोज इतना होना चाहिए, तो डिवाइडेड 12 करके वो अपना टैक्स लाइबिलिटी काट लेगा। ओके, बाद में फिर तुमको इसको बेनिफिट मिल जाएगा जब तुम अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, उससे लेस हो जाएगा। सपोज ये टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट किया, लेस हो जाएगा TDS, लेस हो जाएगा क्या, एडवांस टैक्स कितना हम पेमेंट किए, ये सब मेरा माइनस हो जाएगा, ये सब मेरा माइनस हो, नेट में आइदर तुमको पेएबल होगा या फिर पैसा मिलेगा, रिफंड मिलेगा, राइट। सेक्शन 192 क्या था, सैलरीज का रिलेटेड था। अब सेक्शन 192 कैपिटल ए क्या था, अगर कोई एम्प्लॉय पेंशन PF वगैरह जमा किया है, अब PF में तुम्हारा 5 साल से पहले ही अगर पैसा वगैरह उठाता है, 50,000 के ऊपर है अगर, तो उसको 10% TDS कटेगा। 5 साल के बाद उठाता तो TDS नहीं करता, उसके ऊपर हम लोग देखे थे यहाँ पे, राइट। फिर हम लोग 194A में आया, यहाँ पे डिविडेंड का बात कर रहा था, यहाँ पे डिविडेंड का बात कर रहा था, जहाँ पे तुम्हारा डिविडेंड इंक्लूडिंग डिम डिविडेंड पेड टू द रेसिडेंट शेयर होल्डर। जब भी कोई कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है तो उसमें TDS काट के पे करता है। तो लिमिट कितना है, बेसिकली इंडिविजुअल शेयर होल्डर का लिमिट है 5,000 इफ पेमेंट इज मेड बाय अदर देन कैश। 5,000 तक अगर तुमको पेमेंट कर रहा है डिविडेंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर, सपोज एक कंपनी का बहुत सारा शेयर होल्डर रहता है, ठीक है। अब सपोज A B C D ऐसे हजार लाखों लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है। अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर को अगर 5,000 रुपये पेमेंट करे डिविडेंड अमाउंट टोटल साल भर में, तो वो TDS नहीं काटेगा। 5 से एक्सेस हुआ तो TDS काटेगा, ठीक है। नो TDS इन केस ऑफ शेयर होल्डर बिंग इंडिविजुअल एंड इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन 5,000। तो 5,000 तक अगर तुम डिविडेंड पे कर रहा है तो TDS नहीं काटेगा, 5,000 के ऊपर होगा तो TDS काटेगा, ठीक है। याद रहे ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर का, किसी और को अगर डिविडेंड दे रहा होगा तो उसका केस में तो TDS काटेगा ही। नेक्स्ट 194 कैपिटल ए। 194 कैपिटल ए क्या था कि इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। सपोज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन RDs, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड डिवेंचर्स, ये सब केस में तुम्हारा क्या होगा, तो उसके बारे में था। अगर तुम बैंक से सेविंग्स बैंक का बात हम लोग नहीं करें, सेविंग्स बैंक में तुम्हारा TDS नहीं काटता, सेविंग्स बैंक का बात नहीं करें हम लोग, यहाँ पे RD FD का बात करें। तो तुम्हारा अप टू अगर 40,000 तक है
और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक है तो तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। अगर इससे ऊपर आ रहा तुम्हारा इंटरेस्ट का अमाउंट तो टीडीएस 10% काटेगा, पूरा होल इंटायर अमाउंट के ऊपर 10% टीडीएस काटेगा। ठीक है। अगर ये एफ डी आर डी नहीं, एक अदर केस है तुम्हारा, कितना 5,000 का लिमिट है, 5,000 का लिमिट है। फिर हम लोग आ गए थे 194 बी में। 194 बी क्या था? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस वर्ल्ड पजल्स और कार्ड गेम और गेम ऑफ एनी शॉर्ट्स। अगर कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, कार्ड गेम वगैरह एनी काइंड ऑफ गेम खेला, तो वहाँ पे बोल रहा है अगर तुमको जीता तुम, अगर तुम्हारा इनकम हुआ 10,000 तक, इससे कम होता तो नो टी डी एस, अगर 10,000 या उससे ज़्यादा हुआ तो 30% टी डी एस काट के तुमको पेमेंट करेगा, 30% टी डी एस काट के पेमेंट करेगा। याद रहे, अगर तुम लॉटरी कैश में नहीं जीता, इन काइंड मतलब कुछ गिफ्ट मिला तुमको, तो इसके ऊपर जो टी डी एस होता है 30%, जो भी अमाउंट उतना तुमसे कैश कलेक्शन करेगा, या फिर तुम पहले टैक्स पेमेंट करोगे, चालान दिखाओगे, तब जाके सामने वाला तुमको रिलीज़ करेगा अमाउंट, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सेम 194 बीबी क्या है? जैकपॉट, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में जो हम लोग ये करते हैं, वहाँ बेटिंग लगाते हैं, वहाँ से भी जो भी मेरा इनकम हुआ उसमें भी 10,000 तक है तो ठीक है, नो टी डी एस। 10,000 से ऊपर है 30% टी डी एस काटेगा, 30% टी डी एस काटेगा। ओके। तो इस केस में हम लोग देखे थे क्या कि सपोज तुम कार गिफ्ट मिला तुमको 10 लाख का, तो 30% टी डी एस मतलब 3 लाख रुपया होना चाहिए। अब तुमको तो कार दे रहा है, तो तुम कैसे टी डी एस काटेगा? नहीं काट सकता है। तो सामने वाले को तुम बोलेगा कि आइधर तुम हमको 3 लाख रुपया दो, हम उसके बाद कार दे रहे सो ये 3 लाख रुपया हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर पाए एज टी डी एस, या फिर तुमको टी डी एस पेमेंट करो, हमको प्रूफ दिखाओ, तब जाके हम उसको पेमेंट रिलीज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 194 सी। तुम लोग को जहाँ भी डाउट रहेगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। 194 सी क्या था? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट आ रहा है, 194 सी क्या है? कोई भी एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर का अगर पेमेंट कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का बिल का वैल्यू अगर 10-30 हज़ार से ऊपर है तो टी डी एस कटेगा कितना परसेंट? अगर इंडिविजुअल एच यू एफ को हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेयर है, सामने वाला पेई है, ये कौन है? पेई। हम कौन है? पेयर। टी डी एस कौन काटता है? पेयर काटता है, जो पे करता है अमाउंट। अगर इंडिविजुअल एच यू एफ को पे कर रहे तो 1% टी डी एस काटेंगे वैल्यू के ऊपर। अगर किसी और को कर रहे, लाइक एच यू एफ हो गया, एल एल पी हो गया, फर्म हो गया, सॉरी एच यू एफ नहीं, एल एल पी, फर्म एंड कंपनी के केस में 2% है, 2% से 1% इंडिविजुअल एच यू एफ के केस में, एंड फर्म एल एल पी कंपनी के केस में 2% से। लिमिट कितना है? इंडिविजुअल बिल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 30,000 है, एंड साल भर का लिमिट कितना है? 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम। ओके, 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम। वायर पेमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट आर टू इंडिविजुअल को कर रहे, एच यू एफ को कर रहे तो 1%, अगर किसी और को कर रहे एच एल एल पी, फर्म, कंपनी को, तो 2% काटेगा। ओके। तो सब वर्क्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? बेसिकली ये तुम्हारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ये सब आता है, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग्स, क्या ट्रांसपोर्टर लोग का जो पेमेंट करते हैं, जी टी एजेंसी, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिकल काम का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितना भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ये सब तुम्हारा 194 सी में इसका टी डी एस कटेगा। अब समटाइम्स क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल वैल्यू भी रहता है, जीएसटी कंपोनेंट भी रहता है। ठीक है, तो मटेरियल वैल्यू के ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटेगा, जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटेगा, उसको छोड़ के टीडीएस काटेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पेमेंट यहाँ दिख रहा है तुमको, ये मटेरियल चार्ज किया तो इसका ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा, जीएसटी के ऊपर ओनली 60,000 के ऊपर काटेगा। ओके, जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं होता है, नहीं काटता है। उसके बाद प्रॉब्लम और एक चीज़ क्या है कि सिंगल पेमेंट है यहाँ पे 40,000, तो 30,000 से ऊपर है तो तुम 400 रुपया 1% टी डी एस काट ले, बिकॉज तुम इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहा था। ओके, इंडिविजुअल को हम पेमेंट कर रहे थे तो 1% हम टी डी एस काटेंगे, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में पहला दिन 28,000 है तो लेस देन 30,000, 28 लेस देन 30, बट टोटल हम चेक किया कि भाई 1 लाख क्रॉस कर जा रहा है क्या? यस, द मोमेंट 1 लाख क्रॉस कर गया तो हमको पूरा इंटायर अमाउंट के ऊपर 1% टी डी एस हमको काटना है, इंटायर अमाउंट के ऊपर 1% टी डी एस हमको काटना है। ठीक है। अब 194 डी बेसिकली क्या है? इंश्योरेंस या फिर कमीशंस। अगर यहाँ पे बेसिकली जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो एजेंट को इंश्योरेंस का पेमेंट कमीशन का पेमेंट करता है उसमें टी डी एस काटता है 194 डी में, कितना? 5% टी डी एस काटता है। अगर अमाउंट
कमीशन का अमाउंट अगर 15,000 से ऊपर है साल भर में तो इंटायर अमाउंट के ऊपर 5% TDS काटता है, 5% TDS काटता है। उससे कम होगा तो TDS नहीं काटेगा, उसके ऊपर होगा तो इंटायर अमाउंट के ऊपर, ये जो भी है इंटायर अमाउंट के ऊपर होता है। ओके, 194 DA क्या है यहाँ पे? पेमेंट टू रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। नो, LIC का पेमेंट हो रहा है, नो डिडक्शन इफ एग्रीगेट पेमेंट इज लेस देन 1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो 5% TDS काटेगा यहाँ पे। 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयर इन, दैट इज टोटल सम रिसीव माइनस प्रीमियम तुम पे कितना किया। सपोज तुम LIC किया था, तुम जब LIC किया था, LIC का मैच्योरिटी भी होता है, राइट? तो LIC का जब मैच्योरिटी हुआ तो तुमको पैसा मिला, राइट? अब पैसा कितना मिला, तुम्हारा इनकम कितना हुआ, तुमको कितना पैसा मिला और तुम प्रीमियम कितना दे, यही है तुम्हारा बेसिकली इनकम है। ये तुम कितना प्रीमियम पे किया एंड कितना पैसा अल्टीमेटली मिला, ये दो का जो डिफरेंस है यही तुम्हारा लिए इनकम है, उसका 5% TDS काटेगा अगर 1 लाख ऊपर है तो। इसका एग्जांपल देखो नीचे में, क्वेश्चन नंबर 9। सपोज ये मेरा एनुअल प्रीमियम था 12,000, 10,000, 50,000 एनुअल प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम पे कितना किया हम? 60,000, 2,40,000, अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, हम टोटल साल भर का 12,000 था तो टोटल अभी तक 60,000 पे कर चुके। तो अल्टीमेटली हम जब सम एश्योर्ड, जब पॉलिसी हुआ, आई मीन मैच्योर हुआ, तब कितना पैसा मिला? 80,000। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना है? 20,000। तो अब तुम बोलेगा सर 20,000 जो मेरा डिफरेंस आया, ठीक है, तो ये 20,000 जो मेरा आया, अगेन ये 20,000 पे तो इनकम है मेरा, इसमें TDS काटेगा? नो। क्यों? बिकॉज 1 लाख से कम है। नो TDS बिकॉज द पेमेंट डज नॉट एक्सीड 1 लाख। तुमको पेमेंट तो 80,000 कर रहा है ना, 1 लाख से कम है ना। ये अल्टीमेट चेक करना है, ये जो अमाउंट रिसीव है ये, ठीक है, गेन जितना भी है फाइन। अगर ये 80, अगर ये ग्रेटर देन 1 लाख होता तब इसको ऊपर TDS काटता कितना परसेंट? 5%। बट ये तो लेस देन 80 है तो नहीं काटा। इस केस में क्या है, माना कि दोनों का गैप तुम्हारा कितना आ रहा? 60,000। ओके, बट हमको चेक करना है ये क्या 1 लाख से ग्रेटर देन 1 लाख है कि नहीं है, पहले चेक करो। यस, इट इज़ ग्रेटर देन 1 लाख है तो सर TDS काटेगा इस 60,000 के ऊपर, जितना मेरा फायदा हुआ उसको ऊपर 5%। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे TDS किस लिए नहीं काट रहा? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा प्रीमियम कितना है तुम्हारा? 2,40,000 और 3 लाख। अमाउंट सो रिसीव एग्जेम्प्टेड एज द प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना था उसका? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो इसका जो प्रीमियम है 10% का अंदर है, ये भी चेक करना है कि लेस देन 10% अगर है तो नो TDS, ग्रेटर देन ज़्यादा है। दो कंडीशन है बेसिकली, एक तो तुम्हारा 10(10)(d) में कवर है कि नहीं। 10(10)(d) वाला क्या था, याद है तुम लोग को? इनकम टैक्स एग्जेम्पशन वाला, कि अगर तुम्हारा प्रीमियम का परसेंटेज लेस देन 10% है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो इस केस में तुम्हारा प्रीमियम 10,000 है तो 10,000 कितना, 3 लाख का 10% कितना? 30,000। तो 10 कम है। इस केस में 80,000 का 10% कितना था? 8,000। तो ये तो ज़्यादा था, ये ग्रेटर देन 10% था, बट ये अमाउंट लेस देन 1 लाख है। दूसरे वाला केस में ये लेस देन 10% है बट ये अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। आई मीन एग्जेम्प्ट मतलब TDS नहीं काट रहा। ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आया, TDS क्यों नहीं काट रहा? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट तो ये सर हमको चेक करना था परसेंटेज कितना है, जो सम एश्योर्ड का 10% से कम है। यस, कम है। दूसरा कि अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा, यस 1 लाख से ज़्यादा है। तो बट दोनों कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ। एक तो बोला 10% से ज़्यादा होता एंड 3 लाख, तो दोनों फुल कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे TDS नहीं काटेगा। दूसरा वाला केस में तुम्हारा 50,000 है और 1,80,000 का 10% कितना होता है? 18,000। तो ये जो है तुम्हारा इट इज़ ग्रेटर देन 10%, राइट। अब ये अमाउंट भी 1,80,000, 1 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में तो TDS काटेगा किसके ऊपर? ये जो दोनों का डिफरेंस है 50,000 के ऊपर TDS काटेगा 5%। ओके, समझ में आया? तो तुमको दो चेक यहाँ पे करना है। एक चेक करना है प्रीमियम का परसेंटेज 10% से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो दूसरा तुम चेक करो क्या अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, मैंने अमाउंट रिसीव कितना मिल रहा। अगर यस ज़्यादा है तो तुम देखो TDS कितना का, जो तुम्हारा इनकम हुआ, तुम्हारा इनकम कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना मिला, उसमें से हम प्रीमियम कितना दिए, दोनों का डिफरेंस,
दैट इनकम के ऊपर 5% TDS काटेगा, ठीक है। 194E, 194E क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सनस को हम पेमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है 194E। 194E क्या है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट पर्सनस। जैसे कि तुम हम लोग यहाँ पे IPL वगैरह होता है, राइट, IPL वगैरह जो होता है तो उसमें बहुत सारा फॉरेन प्लेयर खेलता है, तो क्या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, बिकॉज नॉन रेसिडेंट कैसे हुआ होगा कि सर 180 दिन से कम रहा होगा, या फिर अगर सेकेंड ऑप्शन भी अगर हम चलते हैं 60 दिन से तो कम ही ज़्यादा होगा, तो बट लास्ट 4 साल में 360 दिन होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, तो दैट इज बेसिकली नॉन रेसिडेंट था। तो ना जो कि एक नॉन रेसिडेंट को हम पेमेंट कर रहे, स्पोर्ट्स पर्सन है, हु इज़ नॉट इन इंडियन सिटीजन भी नहीं है, ना ही इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, या फिर आइदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को, या फिर कोई एसोसिएशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, या फिर कोई इंटरटेनर को, सब फॉरेन एक्टर इंडिया में आके कुछ मूवी वगैरह कर रहा है, तो इंडियन मूवी कर रहा है तो तुम उसको पेमेंट करा बॉलीवुड मूवी के लिए, तो एनी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट अगर हम पेमेंट करते हैं तो 20% हमको टैक्स काटना है, TDS काट के पेमेंट करेंगे। 1 लाख पेमेंट करेंगे तो 20% TDS काट के बाकी 80,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स किससे काटना है, नॉन रेसिडेंट को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है कोई भी गेम का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं कोई स्पोर्ट्स में, कंट्रीब्यूशन टू एनी आर्टिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनकम, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरटेनर, मैंने कोई भी गाना वगैरह गा रहा है, कोई सिंगर वगैरह को कोई सिंगर को लेकर आए, कोई एक्टर को लेकर आए, ठीक है, उसको पेमेंट कर रहे, नॉन रेसिडेंट है, एनी अमाउंट पेमेंट 20% को TDS काटना है, ओके। 194 क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बोलता है कि अगर आप डिपॉजिट्स रखे हो नेशनल सेविंग स्कीम्स में, ठीक है, तो पैसा कितना मिला, 25,000 या फिर उससे ज़्यादा मिला साल भर का, तो 10% TDS ऑन पेमेंट बेसिस, नो TDS इफ अमाउंट पेबल टू, अगर लीगल हेयर को मिल रहा है, बिकॉज जिस जो किया था वो उसका डेथ हो गया तो नॉमिनी को मिल रहा है। तो 194G क्या है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, अगर तुम लॉटरी टिकट बेच रहे हो तो तुमको कमीशन मिलता है, तो कमीशन को, या तुम किसी को बेच रहे हो तो कमीशन देने पड़ता है हमको, तो 15,000 के ऊपर अगर किसी को हम पेमेंट करें तो TDS काटना है 5%, ठीक है। कैसे, सपोज मिस्टर एक्स लॉटरी परचेस किया बल्क डिस्काउंट में, कितना, 40,000 का, अकॉर्डिंग लॉटरी टिकट आर सोल्ड, अब बेचा कितने में, 2 लाख रुपये में बेचा। सिंस सेक्शन 194G इज डिडक्टेड at source on commission on sale of lottery ticket. In this case, X has purchased and sold the lottery ticket on his own account since he is not an agent. तुम तो यहाँ पे एजेंट है नहीं, तुम परचेस किया लॉटरी बेचा, तो इस केस में तुम्हारे लिए कोई टिकट नहीं होगा, बट अगर तुम किसी और से बेचवाता, सेल करवाता, तो एज ए एजेंट को जो तुम पेमेंट करे हो कमीशंस लॉटरी टिकट बेचने के लिए, उसके ऊपर तुमको TDS काटने पड़ता। 194H क्या है, ये भी कमीशन ब्रोकरेज, वहाँ पे 194D जो था तुम्हारा इंश्योरेंस से रिलेटेड था, ये भी नॉर्मल कमीशन ब्रोकरेज कोई भी चीज़ का, तो 15,000 का लिमिट है तुम्हारा, 5%। नो TDS अगर ब्रोकरेज है शेयर सिक्योरिटीज़ का, जैसा कि तुम लोग को पता होगा जीरोधा ऐप है और बहुत सारे एंजल ट्रेडिंग ऐप है, ये लोग क्या ब्रोकर है, ये लोग, इन लोगों को तो ब्रोकरेज चार्ज करता है हमसे, तो उसका कोई TDS नहीं कटेगा उसके ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, 194I, 194I, 194I क्या है, रेंट, 194I क्या है, रेंट का, क्या लिमिट है भाई, साल भर का 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, अगर तुम किसी को रेंट में दिए हो, अगर तुम किसी को रेंट में दिए हो, या हम किसी से रेंट में ज़मीन कोई भी चीज़ से हाउ लिए हैं, आइदर मशीनरी लिए हैं, कोई इक्विपमेंट लिए हैं, या फिर लैंड बिल्डिंग लिए हैं, एंड उसका साल भर का रेंट का पेमेंट कितना है, 2,40,000 का ऊपर है, तो हम जब उसको रेंट का पेमेंट करेंगे ना लैंडलॉर्ड को, या जो मशीनरी का ओनर को, उसको TDS काट के पेमेंट करना है, समझ में आया। सपोज तुम अगर इफ़ यू हैव टेकन मशीनरी ऑन हायर, कोई इक्विपमेंट तुम हायर पे लिया, या फिर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह तुम अगर भाड़ा पे लिया है, और उसका साल भर का अमाउंट चेक कर लेना, 2,40,000 से अगर ऊपर है, तो 10% कितना TDS हमको काटना है यहाँ पे इस केस में अगर प्लांट एंड मशीनरीज़ है, अगर प्लांट एंड मशीनरीज़ है, इक्विपमेंट है, ठीक है, तो 2% TDS काट के पेमेंट करेंगे हम। अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है
तो 10% टी डी एस काटना है, 10% टी डी एस काटना है, 10% टी डी एस काटना है, 10%. What is important? Ownership is not important. The limit of 2,40,000 सेपरेटली अप्लाई टू ईच ओनर. को ओनर भी अगर होगा तो ईच ओनर के लिए अलग अलग लिमिट है. ठीक है, सपोज एक ज़मीन का 4 मालिक है, तो चारों मालिक के लिए ये 2,40,000 लिमिट है. चारों मालिक के लिए अलग 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 अलग. माना कि तुम सब मिला के 4 लाख दे रहा, पर इंडिविजुअली ओनर वाइज तुम उसको देखा जाएगा तो 1 लाख हो रहा है, तो तुम्हारे लिए टी डी एस तुम टी डी एस नहीं काटेगा, बिकॉज ओनर वाइज यहाँ पे तुमको देखना है. रेंट इंक्लूड्स एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट. सपोज तुम अगर सामने वाला को कोई डिपॉजिट दिया जो कि ना सामने वाला रिफंड का नहीं करेगा, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा रेंट के अमाउंट में ऐड होगा. 194I वाला जब सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ये जो भी होगा जो टेनेंट पे करता है, जो भी भाड़ा लिया वो जब अपना ओनर को पेमेंट करेगा रेंट का, तब टी डी एस काटेगा. अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो 2,40,000 का लिमिट है, 2% और 10% वाला. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया देखो, एक्स लिमिटेड रेंट पे करने पड़ता है किसको, बिल्डिंग के लिए 2 लाख रुपया का. एंड प्लांट एंड मशीनरी का कितना पे करता है, 1 लाख रुपया करता है किसको, वाई को. सो टोटल रेंट वाई को जो पेमेंट किया कितना, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख हो गया. तो ये 2,40,000 से ज़्यादा है, तो हेंस टैक्स वुड बी डिडक्टेड. इसका मतलब यहाँ जो तुम्हारा 2,40,000 का जो लिमिट है, सेपरेटली फॉर ईच ओनर बट टुगेदर विथ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ मिला के तुम देखना ये 2,40,000. ऐसा नहीं कि अगर फर्नीचर माना कि 1 लाख में दिया, भाई तुम लैंड भी तो दिया, तो तुम लैंड फर्नीचर सब कुछ मिला के चेक करो कि 2,40,000 हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो तुम टी डी एस काटो. उसमें जितना अमाउंट तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी का था उसका अमाउंट के ऊपर टी डी एस काटो, जितना लैंड बिल्डिंग के लिए था उसके ऊपर तुम 10% टी डी एस काटो. तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 लाख का ऊपर 10% टी डी एस काटेंगे ऑन लैंड रेंट ऑफ बिल्डिंग, एंड बाकी जो 1 लाख है जो तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर 2% हम लोग टी डी एस काटेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. अब क्या है, 194J, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 194J, ये जो जितना भी प्रोफेशनल को पेमेंट होता है, जितना भी चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जितना भी ऑडिट वगैरह होता है, या फिर तुम किसी को कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, तो सामने वाला जब तुमको पेमेंट करेगा तो टी डी एस काट के. अगर सपोज आज अगर हम इंस्टीट्यूट में अगर हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो मेरा अगर साल भर का पेमेंट 30,000 से ऊपर है तो टी डी एस काटेगा हमसे. ठीक है, तो 194J में एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज वो टी डी एस काटेगा. इसमें क्या है कि फ़ीस फॉर प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और नॉन कंपेड फीस, ये अगर कोई किसी को पेमेंट कर रहा है वो चेक करेगा कि भाई ईच आइटम के लिए तुम जितना टाइप का अलग अलग सर्विसेज दे रहे हो सामने, ईच आइटम के लिए 30,000 का लिमिट है पर ट्रांजेक्शन्स. तो 30,000 से आइदर पर ट्रांजेक्शन या फिर साल भर का 30,000 तुम चेक कर लो. जहाँ तुम्हारा 30,000 क्रॉस किया तो 10% तुम्हारा टी डी एस काटेगा. 10% या फिर 2% किसका केस में अलग से ना बाद में बता रहे. ओके, एनी पेमेंट सच एज फीस, रेमुनरेशंस, कमीशंस, जो कि ना सैलरी का नेचर का नहीं है, कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर को तुम फीस पे कर रहा है, रेमुनरेशन पे कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है, जो सैलरी का नेचर का नहीं है, तो जो भी अमाउंट तुम पेमेंट कर रहे हो कोई लिमिट नहीं, उसको ऊपर 10% टी डी एस काटना ही है. तो 194J किसके लिए है, प्रोफेशनल लोग के लिए है. अगर कोई प्रोफेशनल्स को पेमेंट कर रहा है और टेक्निकल सर्विसेज के लिए रॉयल्टीज़ पेमेंट कर रहा है, नॉन कम्पीट फीस दे रहा है, या फिर कोई डायरेक्टर को सैलरी छोड़कर फीस, रेमोनरेशंस, कमीशंस वगैरह अगर पेमेंट करा तो टी डी एस काट के पेमेंट करेगा. कब, वो पहले वाला केस में 30,000 का लिमिट है, फॉर ईच आइटम 10% काटेगा. अब बाकी डायरेक्टर वाला केस में कोई लिमिट नहीं है, 10% काटेगा. तो ये चीज़ 2% हो जाएगा. कब बोला, हाउ इन द फॉलोइंग केसेस द टी डी एस सेल बी 2%, बाकी केस में सब 10% होगा. कब, इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विसेज और रॉयल्टी वेयर सच रॉयल्टी इज़ एट द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ. अगर फिल्म से रिलेटेड अगर है, फिल्म से मूवी से रिलेटेड अगर है कुछ, तो उस केस में तुम्हारा 2% टी डी एस काटेगा 10 के बदले. मतलब कोई अगर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि ना प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है, ठीक है, उस केस में तुम्हारा जैसे कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ, फॉर तुम सिनेमाटोग्राफिक फिल्म सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जीबिशन कर रहा है, तो उस केस में 2% टी डी एस काटेगा. अगर पेई जो कॉल सेंटर में जॉब करता है
बिजनेस ऑपरेशन कॉल सेंटर में करता है, ठीक है, तो उस केस में भी तुम्हारा क्या है, 2% TDS काटेगा। द टर्म प्रोफेशनल इंक्लूड्स फिल्म आर्टिस्ट आ जाएगा इसमें, रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर, कोच, मैच रेफरी, ये सब यहीं पे आ जाएगा। अब तुम सपोज इंडियन कोई क्रिकेटर, जो इंडियन क्रिकेटर लोग जो मैच खेलता है, तो इन लोगों को तो TDS कटता होगा, तो 194J में जाएगा, बिकॉज दे आर कौन, स्पोर्ट्स पर्सन है। नॉन रेसिडेंट के लिए 194E था, यहाँ पे 194J है रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। दूसरा पेमेंट फॉर, दूसरा क्या है, पेमेंट फॉर राइट टू यूज़ सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करने का राइट्स, सपोज एक टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करने का हम राइट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट्स टू रॉयल्टी एंड लाइबल टू TDS अंडर सेक्शन 194J, एक्सेप्ट फॉलोइंग केस। अगर सॉफ्टवेयर हम बेच रहे किसी को तो अलग केस है। यहाँ पे बताओ, मिस्टर वाई को पेमेंट कर रहे हैं हम, एक्स कंपनी मिस्टर वाई को पेमेंट कर रहा है, किस लिए, प्रोफेशनल फ़ी 28,000 का। क्या TDS काटेगा? नहीं काटेगा, बिकॉज 30,000 से कम है। अगर साल भर में 30,000 से कम है तो नहीं काटेगा, ज़्यादा है तो काटेगा। टेक्निकल सर्विस 28,000 तो नहीं काटेगा। अब सपोज एक चार्टर अकाउंटेंट बिल किया, ऑडिट फीस 28,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000, टोटल बिल है 42,000 का, CGST SGST लगाए, इतना बिल किया। अब बताओ TDS किस में काटेगा? सर TDS इस अमाउंट पे काटेगा, राइट, GST से पहले, राइट, GST के ऊपर कोई TDS नहीं काटता। 194K, ये सब नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। 194K क्या है कि नो TDS, नो TDS इफ द इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड, ये पूरा कंप्लीट नहीं आया क्या 194K का, कुछ छूट गया क्या? एक मिनट, लेट मी चेक। आई चेक के तो पूरा आया क्यों नहीं? इसे पूरा आया नहीं है। चलो 194K को छोड़ो, पूरा यहाँ पे आया नहीं, इनकम्प्लीट है, लिव इट, लेस इंपॉर्टेंस। 190 तो 193 में आ जाओ। 194 जो हम लोग किए थे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बैंक RD के ऊपर। फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो बॉन्ड डिवेंचर वगैरह में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि एनी अमाउंट अगर है 10% का TDS कटेगा। हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है जो कि ना टैक्स एग्जेम्प्टेड बॉन्ड है, तो उस केस में TDS नहीं काटेगा। ओके। 194 LA, 194 LA क्या है यहाँ पे कि पेमेंट ऑफ कंपेंसेशंस। अगर गवर्नमेंट तुमको कंपेंसेशन पे कर रहा है, किस लिए, कि तुम्हारा प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर लिया था, और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन रिमूवल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इनहेंस कंपेंसेशन, तो अगर वो पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर है तो 10% TDS काटेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड के लिए है तो कोई TDS नहीं काटेगा, ठीक है। गवर्नमेंट तुमसे क्या किया था, कंपलसरी कोई प्रॉपर्टी ले लिया तो उसके लिए कंपेंसेशन ले रहा है, या फिर कोई इमूवल प्रॉपर्टी वगैरह टेक ओवर कर लिया था, उसके लिए तुमको कंपेंसेशन दे रहा है, तो वहाँ पे 2.5 लाख रुपया को ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा 10% TDS काटेगा। ये सेक्शन है तुम्हारा 194 LA के बाद का पेज नंबर कितना, 6.1। आइए 194 IA, 194 IA इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बोलते हैं कि अगर तुम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फ्लैट हो गया, परचेज की हो, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया तुम्हारा ऐसे भी कैपिटल एसेट है नहीं, उसमें कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना माथा नहीं लगाता। एंड कंपलसरी एक्विजिशन वाला केस छोड़कर नॉर्मली अगर तुम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी से परचेस की हो, कोई बिल्डर से, कोई रियल एस्टेट डेवलपर से, ठीक है,
एंड अगर उसका अमाउंट 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख या फिर उससे ऊपर है, ठीक है, तब तुमको TDS सामने वाला को TDS काट के पेमेंट करना है। कितना? 1% ऑफ सच अमाउंट, जितना तुम पेमेंट किया, या फिर जो इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था व्हिच एवर इज हायर, जितना तुम पेमेंट किया उतना, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था व्हिच एवर इज हायर, 1/4/2022 से 1% TDS लगेगा। ओके, नो मतलब तुम TDS काट के पेमेंट करोगे। नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be made where the consideration for the transfer of immovable property and stamp duty value of such property are both less than 50। अगर 50 लाख से कम है तो कोई TDS काटने का ज़रूरत नहीं, 50 लाख या फिर उससे ऊपर है तो TDS काटेगा 1%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी अगर तुमसे TDS काटता है ना, कोई भी पेयर अगर किसी से TDS काटता है, उसके लिए टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर का ज़रूरत होता है। टैन नंबर, जैसे पैन नंबर रहता है, ठीक है। सिमिलरली जो डिडक्टर होता है, जो TDS काटता है, TDS काट के तो फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा, तो उसके लिए टैन नंबर होता है। टैन नंबर छोड़ के TDS काटने का। बट इस केस में तुम्हारा, अब सपोज तुम इंडिविजुअल हो, हम कोई फ्लैट परचेस किए, कोई लैंड परचेस किया, 50 लाख से ऊपर है भाई, हमको TDS तो काटना ही है। अब उसके लिए क्या हमको टैन का रजिस्ट्रेशन चाहिए? नो। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 कैपिटल ए जो बोला, दैट इज ऑब्टेनिंग द टैन नंबर shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provision of this section। अगर तुमको इस नेचर का ट्रांजेक्शन के लिए TDS काट के जमा देने पड़े तो इस केस में तुमको टैन का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? वन परसेंट याद रहेगा, टैन का ज़रूरत नहीं है। वन 94 IC क्या है? बोला तुम्हारा IA में चाहे कुछ भी रहे, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन IA, ये जो IA वाला सेक्शन था इसमें चाहे कुछ भी रहे, अगर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम, किस लिए? बाय वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट बीइंग स्पेसिफाइड इन कंसिडरेशन इन काइंड अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? जब तुम लोग कैपिटल गेन चैप्टर सीखा समझाए थे, याद होगा कि सपोज एक लैंडलॉर्ड है और एक प्रमोटर है। अब प्रमोटर लैंडलॉर्ड के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हारा जगह पे बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद तुमको ये पैसा देंगे, ये फ्लैट मिलेगा। तो चाहे एनी अमाउंट हम जो पे करें लैंडलॉर्ड को, जो प्रोमोटर पेमेंट करा, तो एनी अमाउंट को वो 10% TDS काटेगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। ये चैप्टर इजी है, बस तुमको क्या करना है कि हर चीज़ का जो लिमिट है, कितना को ऊपर TDS काटना है, कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन का नाम याद रखने पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन बेसिकली यहाँ पे जितना मेरा एक्सपीरियंस में है वो है तुम्हारा ये कब समटाइम्स हम एकदम इम्पॉर्टेंट में जाए तो 194A इम्पॉर्टेंट है, 194C इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, बट हम प्रैक्टिकली बोले 194E इम्पॉर्टेंट है, 194I इम्पॉर्टेंट है, 194J इम्पॉर्टेंट था प्रोफेशनल वाला, यहाँ पे 194A वाला IA वाला इम्पॉर्टेंट है, IC। एग्जाम्पल बोला, एक प्रीवियस ईयर 21-22 में एक डेवलपर है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया मिस्टर जौहर के साथ, जो कि एक लैंड ओनर है। किस लिए? बोल रहा हम आपका लैंड ले लेंगे, किस लिए? बिकॉज उस जगह पे हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बदले आपको क्या मिलेगा ना, आपको हम फिलहाल के लिए एक एडवांस दे रहे हैं जो कि रिफंडेबल है। मतलब अगर बिल्डिंग का काम हो गया, कंप्लीट हो गया, जब हम उसको पेमेंट कर देंगे लैंड ओनर को, तो लैंड ओनर हमको 50 लाख रुपया रिफंड कर देगी हम जो जमा किए, तो ये रिफंडेबल है। फर्दर एज पर द एग्रीमेंट, लैंड ओनर डेवलपर लैंड ओनर को 45% जो स्पेस है दे देगा, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बना, जो भी स्पेस हो उसको 45% दे देगा। नाउ डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो रिफंडेबल एडवांस फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसिडरेशन है ही नहीं। जो चीज़ हम किसी को एडवांस पे करते हैं, जब सामने वाला उसको हमको रिफंड करेगा, दिस इज़ नॉट अ कंसिडरेशन, तो उसमें से TDS होगा भी नहीं। बट इसमें TDS होगा 45% ऑफ सेलेबल स्पेस का जो वैल्यू निकालेगा, मार्केट वैल्यू, उसको TDS काटेगा।
इन दिस गिवन केस कैश कंसिडरेशन नील है, हेंस टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड। यहाँ पे टीडीएस नहीं काटेगा अगर कैश में होता तो। यहाँ पे इन काइंड दे रहा इसलिए टीडीएस यहाँ पे नहीं काट रहा। यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है, ओनली इफ पेड इन पेड। अगर इफ इन काइंड मतलब जैसे कि इस केस में क्या, इन काइंड मतलब जहाँ पे डायरेक्ट इसको फ्लैट दे दिया तो नो टीडीएस। अगर कोई भी अमाउंट पेमेंट करता, एक्सेप्ट ये वाला तुम्हारा अमाउंट पेमेंट तो किया बट ये रिफंडेबल है तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। बट अगर कोई अमाउंट पेमेंट करता तो उस पर टीडीएस काटता है इन्हीं अमाउंट के ऊपर। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम ऑफ मनी, पैसा पैसा देना इंपॉर्टेंट है, पेमेंट मस्ट। तब पेमेंट नहीं किया, काइंड में दिया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, बनवा के, तो उसमें क्या टीडीएस काटेगा। एग्जाम्पल नंबर 15, an agreement enter in 22-23 completion certificate for construction of the residential proper project 22-23 में 50 लाख रुपये पे किया, तो पे किया ना 50 लाख रुपया, तो उस टीडीएस काटेगा 10% एनी अमाउंट अगर पेमेंट किया तो। कैन द लैंड ओनर क्लेम द टैक्स क्रेडिट ऑफ टीडीएस अमाउंट डिडक्टेड, यस। क्या 22-23 में ले सकता है? 22-23 में नहीं लेगा, वो जब उसका ये कंप्लीट होगा तब। नो, एज पर दिस सेक्शन जो हम लोग कैपिटल में किए थे, लैंड ओनर टैक्सेबल कब होता है, जब उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता तब। जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब लैंड ओनर का हाथ में टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट होगा, तब जाकर वो टीडीएस क्लेम कर सकती है, दैट इज 23-24 में, जब उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कब मिला? 23-24 से मिला, तो माना कि टीडीएस 22-23 में कट चुका था, बट उसको बेनिफिट कब मिलेगा लैंड ओनर को? 23-24 में, जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये दोनों 194 IA 194 IC, ये दोनों। अब क्या 194 IB, वन 194 IB क्या बोलता है कि रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल HUF when they are not liable to tax under section 194I। मतलब क्या हुआ, 194I अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई HUF है, किसी को रेंट पे कर रहा है, ठीक है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है, चाहे प्लांट मशीनरी हो, लैंड बिल्डिंग हो, वट एवर इट इज़, तो उसको टीडीएस काटने पड़ता है। प्लांट मशीनरी केस में 10%, सब प्लांट 2% एंड बाकी लैंड बिल्डिंग वाला केस में 10%, राइट। अब सपोज उस केस में उसको टीडीएस नहीं काटने पर, जो भी रीज़न था, बिकॉज 2.5 लाख से नीचे था, नहीं काटा इसलिए। बट अगेन वो एक सेक्शन नया आया 194 IB, दिस इज कॉल्ड IB 194 IB। ये क्या बोल रहा है भाई, माना कि तुम्हारा 2.5 लाख से कम, ये जो लिमिट था तुम्हारा 2.5 लाख था कि 2,40,000 था, 2,40,000 सॉरी 2,40,000 था, ये जो 194I दिख रहा है 2,40,000 था लिमिट ना। तो माना कि ठीक है तुम्हारा 2,40,000 का कम था तो तुम टीडीएस नहीं काटा, ओके फाइन, 194I में तुम नहीं काटा। बट भाई 194I भी क्या बोलते हैं, अगर 50,000 रुपये पर मंथ हम उसको रेंट पेमेंट कर रहे हैं, फुल मंथ का या फिर पार्ट ऑफ द मंथ का भी, तो 5% का टीडीएस तो काटना ही है हमको। यहाँ पे रेंट का मीनिंग क्या है, रेंट मीन्स एनी पेमेंट वाई वट एवर नेम कॉल्ड फॉर अंडर लीज फीस वट एवर इट इज़, लैंड बिल्डिंग यूज़ करने के लिए, ये सब तुम्हारे रेंट में आता है। नाउ द इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन सच इनकम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द मंथ, क्या लिखा है, सही से आया नहीं यहाँ पे, एक मिनट, फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, और सबको यहाँ पे बुक से देखना अपना, और द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी if the property is vacated during the previous year as the case may be, to the account of the payee
और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ व्हिच एवर इज अर्लियर वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार तो तुमको टैक्स पेमेंट करेगी नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन सच इनकम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट, मंथली तुम नहीं काटेगा। जब तुम आइदर फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस है, सपोज 2022-23 चल रहा, तो तुम मार्च महीने में तुम TDS काटोगे, ठीक है। या फिर अगर प्रॉपर्टी पहले वैकेट कर दिए तो उससे टाइम व्हिच एवर इज अर्लियर। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A की 10 नंबर का एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जब किसी का TDS काटता है, अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, 10 नंबर नहीं है, तो तुमको 10 नंबर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। मिस्टर TX एम्प्लॉय था, सैलरीड पर्सन था, उसका कोई PGBP का इनकम वगैरह नहीं है, तो 10 नंबर भी उसका पास नहीं है, काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता उसको बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, सपोज मेरा केस, सपोज हम क्या करते हैं, एक भाड़ा का घर पे रहते, 60,000 रुपये महीने का रेंट देते। कब से हम रहने लगे? 1/6/2022 से। सो मिस्टर T इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर TDS, दैट इज़ 10 नंबर नहीं है, नो 10 नंबर नहीं है उसके पास। सो मिस्टर L ऑल्सो डज नॉट हैव पैन, उसके पास कोई पैन नंबर भी नहीं है उसके पास, राइट। नाउ बस पैन नंबर तो चाहिए बॉस। मिस्टर T किसके लिए काटेगा? मिस्टर L की पेमेंट किसको करना है हमको? मिस्टर L को। अब मिस्टर L का पैन नंबर नहीं तो हम हाईएस्ट रेट पे TDS काटेंगे। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। सबसे पहले चीज़ की मिस्टर T प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज 2.5 लाख से 2,40,000 से कम। मिस्टर T इज़ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। हाउएवर सेक्शन 194 रिक्वायर्स इंडिविजुअल बाई HUF कि भाई जो तुम्हारा टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं होगा, तुम सेक्शन 44AB में, बट तुम्हारा रेंट का अमाउंट अगर महीने में 50,000 के ऊपर है, ठीक है, तो उसको तुमको 5% TDS काटने पड़ेगा। तो इसके हिसाब से TDS काटने ऊपर पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा रेंट 5,000 से ऊपर है, फाइन। फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस उसका 10 नंबर का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन अराइज दैट मिस्टर L जो लैंड उसका पास पैन नहीं है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो होगा 5% विच एवर इज हायर, 20% वाला रेट पे उसका TDS कटेगा, बिकॉज उसका पास पैन नंबर नहीं था। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पेमेंट जब करो उसका ऊपर जून से लेके कब तक पेमेंट किया होगा वो, पूरा मार्च तक 6 लाख, तो 6 लाख होगा, 20% TDS काटेगा। कितना होता है 6 लाख का 20%? 1,20,000। बट ये मैक्सिमम कितना? मंथली रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मंथली रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, देखो एक वर्ड, एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का, उसके बाद यहाँ पे देखो एक वन लाइन है, सच डिडक्शंस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। तो लास्ट मंथ पेबल कितना है तुमको? 60,000। तो तुम्हारा हिसाब से टैक्स वो कितना रहा है? 1,20,000। बट कितना काटेगा? लास्ट मंथ का तुम्हारा पेमेंट ही है 60,000, तो 60,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉर्मली क्या होता है, अभी नेक्स्ट अभी जब यहाँ पे करवाएंगे हम इधर, TDS का फॉर्मेलिटीज़ में यहाँ तुमको पता चलेगा किसको TDS काटना पड़ता है। तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल होता है, अगर किसी का टैक्स ऑडिट किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो कभी TDS काटता ही नहीं है, ओके। वो तुम्हारा TDS नहीं काटता नॉर्मली, राइट। अब क्या है तुम्हारा केस में, वो इसलिए नहीं कर रहा था, बट इस केस में काटने पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है 194 IB क्या बोलता है कि ठीक है भाई तुम्हारा 194I के हिसाब से तुम नहीं काटा, बट 194BIB का हिसाब से काटने पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा रेंट 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है। तो तुम मैक्सिमम कितना TDS काटेगा? लास्ट महीने जब तुम पेमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस। समझ में आ रहा तुम लोगों को? नेक्स्ट वही चीज़ जो अलग से हम लोग किए यहाँ पे, फिर से दिया यहाँ पे TDS ऑन रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सेक्शन 194I वर्सेस सेक्शन 194IB जो अभी हम लोग किए, राइट, वही किए ना, I वर्सेस IB। तो सेक्शन 194IB कब एप्लीकेबल है? जब भी तुम्हारा रेंट अगर तुम किसी को पेमेंट करो 2,40,000 से ऊपर है तो 10% काटना है। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द इंडिविजुअल बाय HUF अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अगर बिजनेस प्रोफेशन में तुम हो, ये 50 लाख प्रोफेशन के लिए, दैट इज़ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उसके लिए 10 का रिक्वायरमेंट पड़ता है।
टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम कब काटते हैं, पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिट के उसे चलिए टैन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। 194 आई में अगर हम TDS काटेंगे तो टैन चाहिए होता है हमको। पर IB वाला केस में क्या होगा, तुम्हारा रेंट अगर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, हम इंडिविजुअल HUF है, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, बिकॉज 1 करोड़ से ज़्यादा होता तब तो यहाँ पे आ जाता, 1 करोड़ से कम है तब भी हम TDS काट सकते हैं, मैक्सिमम लास्ट मंथ का जो अमाउंट है वो। बट इसके लिए टैन नंबर का ज़रूरत नहीं है, हमको टैन नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैन नंबर। सेक्शन 194M एक नया सेक्शन है, क्या बोलता है, इंडिविजुअल या फिर HUF इसका भी टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड नहीं किया, या इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से कम है, एंड जिसका नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194C(H)(J) फॉर फॉलोइंग पेमेंट्स टू एनी रेसिडेंट लाइक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कमीशंस, फीस, बिकॉज ऑफ पर्सनल यूज़ कर रहा है वो तो नहीं करेगा। बट अगर तुम्हारा पेमेंट जो है साल भर का 50 लाख से ऊपर हो रहा है इस कॉन्ट्रेक्टर को इसको, तो भाई जब तुम पेमेंट करते हो उस टाइम में 5% को TDS काटने पड़ेगा, तुमको टैन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होता है, सपोज तुम एक घर बना रहा है, बहुत खर्चा करा घर में, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा कर दिया, तो कॉन्ट्रेक्टर को तुम पेमेंट कर रहा है एक 50 लाख से ऊपर। अब तुम तो बोलेगा सर मेरा तो टर्नओवर साल भर का 1 करोड़ से कम है, ना ही हम बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो हम TDS नहीं काटेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नो, 184M के हिसाब से तुमको TDS काट के जमा देना है, ठीक है। सेक्शन 194N, अब TDS ऑन कैश पेमेंट नया आया, बैंक TDS काटना शुरू कर दिया अब 194N में। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, अगर कैश पेमेंट एग्रीगेटिंग ईयर एक्सीड करता है 1 करोड़ से ऊपर टू एनी पर्सन, बैंक से तुम कैश पेमेंट किया मतलब तुम कैश विड्रॉ किया बेसिकली, 1 करोड़ से ऊपर का साल भर तुम कैश विड्रॉ करता है फ्रॉम वन अकाउंट्स, जो भी है अकाउंट से, 2% ऑफ दिस सम, जितना भी तुम्हारा 1 करोड़ से ऊपर तुम उठाया उसका 2% टैक्स TDS काटेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से कमती है उठाया तुम साल भर का, नो TDS। बट 1 करोड़ से ऊपर है, तुम जो बैंक से पैसे उठाया, बैंक तुमसे TDS काटे कितना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम उठाया, एक्स्ट्रा अबव 1 करोड़ जो उठाया उसको ऊपर कितना परसेंट, 2% TDS काटेगा बैंक, TDS काट के तुमको पेमेंट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है। नो TDS अगर बैंक पेमेंट करा कोई गवर्नमेंट कंपनी वगैरह को, तो इस केस में कोई TDS नहीं काटेगा। तुम ATM मशीन से उठा रहा है, कोई TDS नहीं काटेगा, ऑब्वियसली बात है। क्या बोला, इन केस ऑफ अ recipient who has not filed the return for all the 3 assessment year for which the time limit expire हो गया immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him, the provision of this section shall apply with तब क्या कुछ अप्लाई तो होगा और मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या जो लिमिट था 1 करोड़ से बदले और उल्टा कम करे, तुम 3 साल से अगर रिटर्न नहीं लगाया है भाई तो तुम्हारा लिमिट 1 करोड़ से बदले 20 लाख हो जाएगा। एंड TDS का रेट कितना है, 2% है। 20 लाख से ऊपर तुम जितना भी कैश उठाया है ले अप टू 1 करोड़ तक,
2%, उस 1 करोड़ के ऊपर जो तुम कैश उठाया उसके ऊपर 5% TDS लगेगा। ये किसके लिए? जो रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया लास्ट 3 साल तक, ठीक है। उस केस में तुम्हारा 1 करोड़ नहीं 20 लाख में लेकर आ जा रहा लिमिट, ठीक है। तो 20 लाख का तक अगर तुम उठाया तो ठीक है, TDS नहीं करेगा। 20 लाख से ऊपर अगर तुम कैश उठाया साल भर में, तो जितना एक्स्ट्रा उठाया अप टू 1 करोड़ तक, उसमें 2% लगेगा। अब 1 करोड़ से ऊपर जितना तुम एक्स्ट्रा उठाया उसके ऊपर 5% TDS काटेगा। TDS काटेगा एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली TDS काटेगा, तुमको उसका बेनिफिट ही मिल जाएगा। तुम रिटर्न फाइल करो, बेनिफिट ले लो, ठीक है। ओके, ये सब नया नया इंपॉर्टेंट सेक्शंस आया है, अच्छे से देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा है तुमको 194O, ये भी नया आया हुआ है, दिख रहा होगा। ये क्या है कि किस टाइप का पेमेंट है, बोला किस टाइप का पेमेंट में होगा ये। बेसिकली पेमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, तुम किसी को गुड्स बेच रहे हो, या फिर प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, किसी को सर्विसेज दे रहे हो। कैसे? ई कॉमर्स ऑपरेटर का थ्रू से व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अभी बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से हम लोग माल बेच सकते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में फॉर इंडिविजुअल व HUF पार्टिसिपेंट, हम इंडिविजुअली व HUF पार्टिसिपेट किए, ₹5 लाख का लिमिट है। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस एंड पैन आधार नंबर प्रोवाइडेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो 5 लाख का लिमिट है। तो 5 लाख का ऊपर अगर हुआ तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ जो सेल का अमाउंट है उस TDS काटेगा। 5 लाख से कम है तो TDS नहीं काटेगा। इंडिविजुअल एंड HUF के लिए लिमिट कितना दिया गया है? 5 लाख। अदर के लिए कोई लिमिट नहीं है। कोई अदर्स अगर कोई पार्टिसिपेट किया, तो अगर फर्म पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो वह जितना भी सेल करेगा उसको 1% TDS काट के पेमेंट होगा। मतलब क्या हुआ, तुम सपोज तुम इसका बात सोचो ना यार, क्या बोलता है, सपोज तुम फ्लिपकार्ट का बात समझो। अब फ्लिपकार्ट में तो बहुत सारा सेलर लोग सेल कर रहा होगा। अगर तुम इंडिविजुअल HUF है, तुम्हारे लिए बोल रहा लिमिट 5 लाख है। अगर तुम कोई फर्म कंपनी हो तो तुम्हारे लिए कोई लिमिट नहीं। जो भी तुम यहाँ पे सेल किया फ्लिपकार्ट का थ्रू से, फ्लिपकार्ट जब तुमको पेमेंट करेगा तो 1% TDS काट के पेमेंट करेगा। समझ में आया? मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जो सेलर है उसमें, नॉट बायर, नॉट कस्टमर। अ ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स काटता है, विच इज़ नॉट लाइबल टू डिडक्शंस, ठीक है, सेल नॉट बी लाइबल टू टैक्स TDS एट सोर्स वगैरह वो सब लिखा, छोड़ो, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। सीनियर सिटीजन वाला उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लिमिट ये भी ज़रूरत नहीं स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन का उतना। 194Q में आ जाते हैं। 194Q, 194O देखा था, अब तुमको 194Q मिलेगा। वन 194Q में क्या है? डिडक्शन ऑफ टैक्स दैट इज TDS ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ पर परचेस ऑफ गुड्स। अगर हम किसी से गुड्स परचेस कर रहे हैं, अगर हम बायर है, तो जब उसको पेमेंट करेंगे हम, तो TDS काट के पेमेंट। नॉर्मली अभी तक जो हम लोग देखा TDS भाई सर्विसेज में होता है, गुड्स पे तो नहीं होता। यहाँ पे गुड्स पे भी TDS लेकर आया। एक तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे TDS लेकर आया 194O में। अगर तुम कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर का थ्रू से परचेस सेल करेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तुमको TDS काट के पेमेंट करेगा, तुम्हारी कंपनी हो फर्म हो। अगर इंडिविजुअल HUF है 5 लाख तक का लिमिट है, उसके ऊपर जो भी होगा TDS काटेगा। बट यहाँ पे क्या है, हम भाई गुड्स किसी से परचेस कर रहे तो परचेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS काटना। किस केस में? एनी पर्सन बीइंग अ बायर, एक जो कि ना एक बायर है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, ठीक है, जहाँ पे गुड्स बेच रहा है, एंड द सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ऊपर है यानी प्रीवियस ईयर, सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट टू द अकाउंट, मतलब जब पेमेंट से पहले क्या करेगा, डिडक्ट करेगा कितना, 0.1%, 0.1% ऑफ द सच सम। 50 लाख से एक्सीडिंग 50 लाख, तो 50, सपोज तुम 60 लाख का सामान परचेस किया, तो 10 लाख ऊपर 0.1% तुम TDS काट के सामने वालों को पेमेंट करेगा। नाउ द बायर मीन्स कौन? अब क्वेश्चन है कि बायर मतलब कि हम लोग जैसा बायर? नो, बायर मीन्स अ पर्सन जिसका टोटल सेल, ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कितना 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है जिसका। तो बड़ा बड़ा कंपनी जिसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, वो जो भी परचेस कर रहा होगा मटेरियल का, अगर 50 लाख से ऊपर, तो 50 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट हुआ उस अमाउंट के ऊपर 0.1% TDS काट के पेमेंट कर रहा होगा, राइट। फिर से बता रहे, इंपॉर्टेंट है। एक बायर
ठीक है, अगर कोई मटेरियल परचेस कर रहा, ओके, सेलर से, तो अगर उसका वैल्यू कितना 50 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो पेमेंट के टाइम पे वो 0.1% TDS काटे, किसके ऊपर, जितना वैल्यू 50 लाख से ऊपर हुआ उतना ऊपर, सपोज 60 लाख है तो 10 लाख हो ऊपर, ठीक है। सर यहाँ पे बायर कौन है, बायर मतलब वो पर्सन है जिसका टर्नओवर वगैरह कितना 10 करोड़ से ऊपर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स, मैंने अगले साल, लास्ट ईयर, ठीक है। ये सब नया सेक्शंस आया आया है, इम्पोर्टेंट भी है। 194Q याद रहेगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर क्या सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन से इसका लगेगा TDS में? TDS में सरचार्ज एजुकेशन सेस नहीं होता यहाँ पे। नॉर्मली हेल्थ एजुकेशन सेस 4% एंड जो भी सरचार्ज है इज नॉट एडेड, TDS के साथ नहीं होता। कब होता है, जब तुम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तब ऐड होता है। Whether TDS is deductible on the gross amount including GST? No, GST छोड़ कर होगा, राइट। If in TDS chapter there are threshold limit given, whether TDS is not applicable if the payment is equal to below है तो applicable नहीं होगा। For section this के लिए TDS is not applicable if the amount is below threshold limit, अदर्स के लिए एक्सीड करेगा तब जाके होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर TDS का फॉर्मेलिटीज़ का ही है। अभी तक तो ये समझ में आ गया कि सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में कितना कितना % TDS काटने पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन है कि हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे। काटने पड़ेगा, बट फॉर दैट तुम्हारा लिए एलिजिबिलिटी, तो अब सपोज हम कोई भी चीज़ परचेस करें क्या हम काटेंगे? जैसे कि तुम बोला कि 50 लाख से ऊपर, हाँ कुछ कुछ एक जगह है जहाँ पे हमको काटना ही पड़ेगा, बट कुछ कुछ जगह जो हम बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कमती है, टैक्स नहीं करवाते तो हमको काटने का ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ केस में काटने पड़ेगा, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। TDS का फॉर्मेलिटीज़ क्या है। बोल रहा है कि सब कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स। TDS के लिए TDS तो काटना है, अगर हम किसी को पेमेंट करें TDS काटना है, ऐसा कौन कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। बोल रहा है अगर कोई पर्सन इस टाइप का है, इंडिविजुअल है, HUF है, एंड जिसका आर लायबल टू डिडक्ट TDS ओनली इफ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछला साल तुम्हारा टर्नओवर ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ से ऊपर है बिजनेस में और प्रोफेशन में 50 लाख, दैट इज तुम्हारा लिए का टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तभी जाके तुम TDS काटोगे। कौन कौन सा केसेस में, इस केस 194C 190। अब सपोज तुम अपना घर का काम करवा रहा है, राइट, तुम्हारा घर का कंस्ट्रक्शन काम करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कर रहा है, तो 30,000 से ऊपर इंडिविजुअल बिल बाई 1 लाख से ऊपर है। अब तुम बोले तो सर TDS काटना चाहिए, हम बोले नहीं भी, क्यों, बिकॉज मेरा तो टर्नओवर ही, हम बिजनेस प्रोफेशन तो करते नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही प्रोफेशन में है, और दूसरा चीज़ मेरा इनकम उतना है ही नहीं 1 करोड़ तक, तो अब TDS नहीं काटेंगे तब भी चल जाएगा, ओके। कमीशन ब्रोकरेज वाला केस में, रेंट, अब सपोज हम किसी को रेंट पे करते हैं, 2,40,000 का लिमिट है, अब मेरा माना कि 2,40,000 का लिमिट क्रॉस कर गया तब भी हम TDS नहीं काटेंगे, क्यों, बिकॉज मेरा तो सर बिजनेस इनकम 1 करोड़ से कम है, अब 50 लाख से कम है, अरे या फिर हम बिजनेस इनकम है ही नहीं, हम सैलरीड पर्सन है, तो वाई आई शुड डिडक्ट द टैक्स, हम नहीं काटेंगे। बट अगेन इसी का बदले में एक नया सेक्शन आया था 194I के बदले IA था, याद है तुमको, अगर रेंट का अमाउंट 50 से ऊपर है तो तुमको TDS काटना है, ऑल्दो तुम्हारा इनकम 1 करोड़ से कम है, तुम लायबल नहीं हो तब भी, राइट। उसके बाद कोई प्रोफेशनल को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी अगर मेरा इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगा, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो, तभी हम TDS काटेंगे, अदरवाइज नहीं। इंटरेस्ट वाला केस में भी तभी, मतलब 194C कॉन्ट्रैक्टर कमीशंस, 194I 194J 194(4)A में TDS तभी काटेंगे जब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है बिजनेस में, अब 50 लाख से ऊपर है प्रोफेशन में, दैट इज टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल हुआ तो, अदरवाइज TDS नहीं काटेंगे हम लोग, राइट। दूसरा चीज़, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स ऑन पर्सनल पेमेंट। अब सपोज तुम पर्सनली अपना घर का काम करवाए तो TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम पर्सनली कोई CA का, तुम चार्टर अकाउंटेंट का सर्विस लिया, कंसल्टेंसी का सर्विस लिया, तो कोई TDS काटने का ज़रूरत नहीं है पर्सनल पेमेंट के ऊपर, ठीक है। हाउएवर फॉर आइटम्स ऑफ सेक्शन 194C 194H 194J
194 AM 5% TDS कटेगा इफ एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख से ऊपर है, इवन इफ टर्नओवर वगैरह तुम तब भी 50 लाख से ऊपर है तो TDS काटने पड़ेगा तुमको। इवन इफ तुम पर्सनल यूज़ कर रहा है, इवन इफ तुम टर्नओवर तुम्हारा 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से कम है, तब भी तुमको 194CHJM में तुम काटने पड़ेगा अगर तुम्हारा पेमेंट 50 लाख से ऊपर है तो। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर कोई डाउट हुआ है तो वीडियो पॉज करके बार बार देखते रहना। मिस्टर एक्स पेमेंट किया 2022-23 में सैलरी उसका एम्प्लॉय को 8 लाख रुपया, एंड रेंट पे किया मिस्टर वाई को 3 लाख रुपया। इज ही लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? इन दिस केस मिस्टर एक्स को तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, बिकॉज सैलरी पेमेंट कर रहा है भाई, तो सैलरी के लिए तो कंपलसरी तुमको TDS काटना ही पड़ेगा वो। रेंट का केस में मिस्टर एक्स शैल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ऊपर होगा तो। टैन लेना कंपलसरी है, यस टैन लेना कंपलसरी, बट कुछ कुछ सेक्शन के लेकर टैन नहीं भी लिया। टैन मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शंस एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10, टैक्स डिडक्शंस एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। तो टैन लेना कुछ कुछ जगह पे कंपलसरी नहीं है। कब? अगर तुम 194 IA दैट इज रेंट वाला केस है, IBM वाला में है तो नहीं भी ले लेगा तो चल जाएगा। अगर कोई भी किसी को कैश पेमेंट कर रहा है, सपोज फॉर सैलरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, दिस करके जो भी है तुम्हारा 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स काटेगा ही। अब जो ये जो तुम अब तो क्या था, TDS काटने का बात था, अब तुम TDS तो काट लिए भाई, जमा कब करना है? तो TDS जो जमा करना है तुम्हारा उसका ड्यू डेट रहता है। ठीक है, सो TDS मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू चालान नंबर 281 इफ डिडक्टेड। अगर तुम डिडक्ट किया तो गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेगा, जो भी डिडक्टर है TDS का। तो डिडक्टर मस्ट फाइल क्वार्टरली रिटर्न विद द गवर्नमेंट, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करने पड़ता है। ठीक है, फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 IA, अगर 194 IA दैट इज जो ए वाला केस था, कौन सा? अगर लैंड वगैरह परचेस करे, इमूवल प्रॉपर्टी वगैरह परचेस किए, 50 लाख से ऊपर था तो तुमको टैक्स काटा था। 194 IB वाला केस से टैक्स काटा था, तो टैक्स शैल बी पेड विद इन 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ always, and it shall be accompanied by a challan cum statement in form 26QB। 26QB में तुमको एक चलान कम एक स्टेटमेंट फॉर्म फिलअप करने पड़ेगा 30। टैक्स शैल बी पेड विद इन 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सपोज इस महीना तुम अगर पेमेंट किया तो नेक्स्ट महीना का 30 तारीख के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा जो रिटर्न है मंथ एंड, अब इस महीने बाकी केस में तुम्हारा जो भी महीना का तुम TDS काटा, अगला महीना का भाई 7 तारीख में जमा दे दो। अप्रैल से लेकर फेब तक में जो भी तुम हर एक महीने में तुम TDS काट रहे हैं तो नेक्स्ट महीना का 7 तारीख का अंदर तुमको जमा दे देना, अदरवाइज पेनल्टी लग जाएगा। सिर्फ मार्च के लिए टाइम दिया गया 30 अप्रैल। तो TDS का पेमेंट का ड्यू डेट क्या है? जब भी हम TDS काटते हैं, ये वाला केसेस को छोड़ के 194 IB वाला जो 30 तारीख तक है उसको छोड़कर बाकी जो केसेस है वहाँ पे क्या है तुम्हारा मंथली जो भी हम TDS काटते हैं वो नेक्स्ट महीना का 7 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए। अब मार्च वाला जो है नेक्स्ट महीना का 30 अप्रैल का अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। क्वार्टर एंड वाला केस अगर हम लोग देखा जाए कि सपोज ये जून, क्वार्टर एंड मतलब हर महीना का जहाँ पे क्वार्टर एक 3 महीना एंड होता है, जून सितंबर दिसंबर, ये क्वार्टर एंडिंग का रिटर्न का क्वार्टरली रिटर्न होता है, यहाँ पे मंथली नहीं होता। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई, नेक्स्ट महीने का लास्ट डेट 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 मार्च, एंड इस केस में 2 महीना, इस केस में 2 मंथ्स 31 में। बाकी सब में देखो 1 मंथ है, इस केस में दिस। तो TDS का रिटर्न जो है होता है क्वार्टरली होता है। ठीक है, TDS का जो रिटर्न होता है क्वार्टरली होता है, बट TDS का जो पेमेंट होता है वो मंथली पेमेंट करने पड़ता है अगले महीने का 7 तारीख के अंदर। सिर्फ मार्च वाला में 30 दिन टाइम दिया गया, और रिटर्न जो है नेक्स्ट महीने का लास्ट डेट तक पहुंचना चाहिए, बट मार्च वाला में 31 मई का ड्यू डेट है। दूसरा चीज़, अभी पेमेंट ऑफ TDS मैंडेटरी हो गया। पहले क्या होता है, TDS जो है ना चलान में बैंक में जाके चलान करके जमा होता है, अभी क्या ऑनलाइन तुमको पेमेंट कर देने पड़ेगा। जिसके भी टर्नओवर भाई 1 करोड़ से ऊपर है या 50 से ऊपर है तो अभी पेमेंट कंपनी के केस में, एंड बाकी SSC के लिए अगर तुम इंडिविजुअल हो, HUF फॉर्म हो, अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है तो तुमको पेमेंट करने पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, अब अगर क्या होगा, अगर तुम सपोज TDS काट लिया, जमा नहीं दिया या काटा ही नहीं तो क्या होगा? तो पेनल्टी लगेगा तुम पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमसे पेनल्टी चार्ज करेगा। तो यू बी कॉल्ड SSC इन डिफ़ॉल्ट। सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 में तुमको बोला जाएगा SSC इन डिफ़ॉल्ट, SSC इन डिफ़ॉल्ट।
किस लिए? फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर तुम टीडीएस नहीं काटा तो तुमसे कितना पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करेगा पता है? 1% पर मंथ, हर महीना के लिए 1% काटेगा। और फॉर पार्ट ऑफ द मंथ, सपोज तुम 10 दिन डिले किया तब भी एक महीना के पूरा काटे। कब से? फ्रॉम द डेट, जिस दिन तुम टीडीएस काटना चाहिए था और एक्चुअली में तुम कब काटा। The date on which TDS should have been deducted, it was deductible to the date on which TDS has been deducted। इन दोनों का जो गैप रहेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A। फीस व पेनाल्टी कितना लगेगा? मैक्सिमम पेनाल्टी 100% लगा सकता है। टीडीएस का अमाउंट जितना है 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस जितना काटना चाहिए था उतना, सपोज 10,000 रुपये टीडीएस काटना चाहिए था तो मैक्सिमम 10,000 रुपया तक का तुमको फीस व पेनाल्टी भी लगा सकता है। इंटरेस्ट तो लगेगा ही 1% पर मंथ व पार्ट ऑफ द मंथ ऑफ दैट टीडीएस अमाउंट। उसके साथ साथ तुमको पेनाल्टी भी लगा सकता है मैक्सिमम टीडीएस का अमाउंट तक। ये तो हुआ तुम अगर जमा ही नहीं किया, मतलब तुम डिडक्ट ही नहीं किया। एक दूसरा क्या होगा, तुम फेलियर टू पे द टैक्स, तुम डिडक्ट तो कर लिया बट तुम जमा नहीं किया, तो वहाँ पे 1.5% 1.5 गुना ज़्यादा 1.5% पर मंथ करके तुमसे इंटरेस्ट काटेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कब से? जब से तुम काटा है, जब से तुम टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया बट पेमेंट नहीं किया तब तक 1.5% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। कंप्लीट मंथ है तो पूरा, पार्ट ऑफ द मंथ भी हो। सपोज 2 महीना 10 दिन तो 3 महीना काउंट होगा, 2 महीना 1 दिन तब भी 3 महीना काउंट होगा, 10 दिन तब भी 1 महीना काउंट होगा। ओके, तो कंप्लायंस अगर नहीं कर पाया तुम, क्या चीज़ का कंप्लायंस? सपोज तुम टीडीएस काटा ही नहीं तो तुमको 1% करके इंटरेस्ट लग जाएगा पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, जब से काटना चाहिए था तब से लेकर जब तुम काटा। अगर तुम काट तो लिया टीडीएस बट जमा ही नहीं किया तो 1.5% पर मंथ करके तुमको टीडीएस लग जाएगा। फीस पेनाल्टी 100% लग जाएगा। डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, करेक्शन करना है। ठीक, नेक्स्ट। पैन नंबर देना कंपलसरी है भाई ये सब सेक्शन में, अदरवाइज 20 का बदले 20% टैक्स काट लेगा। ठीक है, टीडीएस टीसीएस का भी असेसमेंट होता है, इसको छोड़ो, लीव इट नाउ। क्वेश्चंस पैन। चलिए, क्वेश्चन है कि टीवी चैनल पे किया है 10 लाख रुपया, ठीक है, एज अ प्राइज मनी टू द विनर ऑफ प्रोग्राम हु विल बी मिलीनियर। तो बताओ टीवी चैनल वाला जो 10 लाख रुपए पेमेंट किया, टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा? बताओ। अगर काटेगा तो कौन सा सेक्शन में काटना चाहिए बताओ? 194 किस में? बोलो। टीवी चैनल वाला जो पेमेंट करेगा टीडीएस तो काटेगा ही, बट कौन से सेक्शन में काटेगा? ये क्या है? 194 बी याद रहा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम और एनी शॉर्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे 194 बी में वो टीडीएस काटेगा ना, कितना? 10 ऐसे ऊपर है तो 30% करके टीडीएस काटेगा, राइट। केबीसी अगर तुम जीता तो 30% टीडीएस काट के तुमको पेमेंट करेगा, 10 ऐसे ऊपर का तुम्हारा अमाउंट है। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कर रहा है 50,000 पर मंथ एज अ रेंट, किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ बिल्डिंग इन विच वन ऑफ इट्स ब्रांच इज सिचुएटेड। अब 50,000 पर मंथ करके पेमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इस केस में क्या टीडीएस कटेगा? रेंट है तो 50,000 पर मंथ, तो साल का कितना होता है? आराम से 2,40,000 से ऊपर है साल का, राइट। तो यहाँ पे 194 आई में टीडीएस काटेगा, कितना परसेंट का टीडीएस काटेगा 194 आई में? बोलो, सबके पास बुक है, ओपन करो देखो 194 आई में कितना टीडीएस काटेगा। एक था तुम्हारा सर लैंड प्लांट एंड मशीनरी होगा तो 2%, लैंड बिल्डिंग के लिए 10%, तो यहाँ पे 10% के लिए टीडीएस काटेगा, राइट। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। तुमको समझना कि जो नेचर है कौन सा सेक्शन में कवर होगा तो बस उसमें क्या टीडीएस होगा, सिंपली। अब टेलीविज़न कंपनी भाई 50,000 रुपया देगा, बोला कैमरामैन को, किस लिए? वो एक मूवी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग किया, तो कैमरामैन को पेमेंट करना है, तो कौन से सेक्शन में पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे? तो कैमरामैन तो प्रोफेशनल है नहीं कि एक आर्टिस्ट भी नहीं है वहाँ पे, तो 194 जे में तो होगा नहीं तुम्हारा।
तो इस केस में कहाँ पे होना चाहिए? देखो 194C का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ मेरा। 194C में आओ एक बार, 194C में आओ। वहाँ पे टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ब्रॉडकास्टिंग्स, ये सब था ना यहाँ पे। तो कैमरा मैन को हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, 194C में पेमेंट कर सकते हैं हम। बट कितना? 30,000 इंडिविजुअल 30,000 है और साल भर का 1 लाख है। आराम से यहाँ पे 194C में हम क्या कर सकते हैं, उसको टैक्स काटेंगे। कितना परसेंट काटेंगे टैक्स? इंडिविजुअल है तो 1% काटेंगे, राइट। स्टेट गवर्नमेंट 20,000 रुपये पेमेंट करे एज अ कमीशंस टू वन ऑफ इस एजेंट ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट वाला में आओ, 194D है ना, डी था देखो। लॉटरी टिकट जो था तुम्हारा 194, लॉटरी टिकट ना 194 ये था, सेल ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट था तुम्हारा जाके 194G, 194G में था। यहाँ पे लॉटरी टिकट बेच रहा है, तो लॉटरी टिकट जो बेच रहा है वो एजेंट को बेच रहा है, तो कितना? 20,000 रुपये कमीशन दे रहा है वहाँ पे। तो 15,000 से ऊपर अगर कमीशन दे रहा है तो कितना? 5% TDS काटेगा ना, राइट। नेक्स्ट, एक क्लब है अवार्ड, एक जैकपॉट अवार्ड किया किसको? विनर को। तो जैकपॉट के लिए कितना? 194, कितना? BB याद आ रहा है? 194 जब BB हम लोग किए थे वहाँ पे था ना जैकपॉट का कहानी। तो उस केस में कितना? 10,000 से ऊपर अगर हुआ है भाई तो 30% TDS काट के पेमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? वो बगल में लिख लेना 194BB, ठीक है। नेक्स्ट, ए लिमिटेड हैज़ टेकन अ बिल्डिंग ऑन लीज। हम बिल्डिंग लीज पे लिए, उसके बाद इट हैज़ सबलीज द बिल्डिंग अलॉन्ग विथ फर्नीचर वगैरह जो भी हम दूसरा को सबलीज कर दिए। एंड इसी द फॉलोइंग अमाउंट, हमको रेंट मिला 2,20,000 का, फर्नीचर हायर चार्जेस है 12,000 का, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट रिसीव किए हम 50,000 का, ठीक है। CGST SGST 32,760 है। तो व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड? किससे? बी लिमिटेड मतलब यहाँ पे कौन है बोलो तो? पेयर ना पेई? पेयर। बी लिमिटेड ही तो पेमेंट करेगा ए लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड का लाइबिलिटी क्या है? बी लिमिटेड भाई देख रहा है कि रेंट 2,20,000 है, तो 2,40,000 से कम है ना, प्लस 2,12,000 कितना हुआ? 2,32,000, तो 2,32,000 हो रहा है, तो लेस देन 2,40,000 है। तो यहाँ पे TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़, ये जो 50,000 एडवांस मनी है ये तो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है तुम्हारा इसमें। नहीं, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट, राइट। एक मिनट आओ, यहाँ पे आओ, 194I में आओ, एक बार के लिए आओ। रेंट इंक्लूड्स डिपॉजिट था, 194I में आओ। रेंट इंक्लूड्स एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, इसका मतलब सर वो भी ऐड होगा, राइट। इसका मतलब जो 50,000 आपको नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स दिया है, बट ये नॉन रिफंडेबल था। अब तुम्हारा यहाँ पे डिपॉजिट क्या है देखो इस क्वेश्चन में, या क्या ये भी तुम्हारा नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो सर ये भी काउंट होगा। इसका मतलब कितना हो गया मेरा? 2,20,000 प्लस 12, 2,32,000 प्लस 50, 2,82,000 हो गया। इट इज़ ग्रेटर देन 2,40,000, राइट। तो इसका मतलब पूरा इंटायर अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट TDS काटेंगे हम 194I में बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग है तो TDS काटेगा कितना? 10% TDS काटेगा 194I में। समझ में आ रहा रूम की एंड ए शुभम बुझते पारछो? देखो यहाँ पे तुमको एक बार क्या लगेगा सर रेंट तो 2,20,000 है, बट डोंट फॉरगेट कि रेंट प्लस हायर चार्जेस सब कुछ मिला के तुम देखेगा ना। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, 2,20,000 के ऊपर 10%, हायर चार्जेस के ऊपर ए वाला के ऊपर 2%, अगेन ये जो डिपॉजिट्स वाला अमाउंट है, ठीक है, इसमें हमको TDS नहीं काटना है, ये दोनों पे TDS काटना है, बट कंसिडरेशन में तो मेरा आएगा लिमिट में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द लाइबिलिटी फॉर TDS के लिए। बोला डायरेक्टर का सिटिंग फीस 10,000 है, तो डायरेक्टर का सिटिंग फीस में क्या एनी अमाउंट है तो TDS तो काटेगा ही। 194J में कितना काटेगा बोलो? 10%। अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड, अर्बन लैंड है तो 1,75,000 है, तो लैंड के लिए कितना लिमिट था कंपेंसेशन का? 194 LA। तो चेक करो 194 LA, सबके पास बुक है, चेक करो
वहाँ पे अमाउंट कितना 2,50,000, इट इज़ लेस देन 2,50,000 राइट। सो इसलिए नो टी डी एस। 194 LA कोई टी डी एस नहीं काटेगा। 10 लाख रुपये पेड टू अ नॉन रेसिडेंट सिंगर को हम पेमेंट किया है, किस लिए भाई? इंडिया में आके परफॉर्मेंस किया। तो कौन सा सेक्शन में जाएगा बोलो? 194E। ओपन करो 194E। मिला है ना? 194E। एनी अमाउंट तुम पे करेगा, कितना टी डी एस काटना है बोलो? 20% टी डी एस काटना है राइट। नेक्स्ट, 50 लाख पेमेंट किया ब्रेटली को, जो कि नॉन रेसिडेंट है। कौन पेमेंट किया? KKR टीम फॉर प्लेइंग इन IPL मैच। ये भी किस में जाएगा? 194E में जाएगा। कितना परसेंट? 20% राइट। इंटरेस्ट ₹2 लाख ऑन RD पेड बाय बैंक टू मिस्टर ए। तो RD का केस में कितना का लिमिट था? 40,000 ना 50,000 बोलो? कितना था? 40,000 का लिमिट होगा, देखना वहाँ पे। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 था। तो 194A में इट इज़ लेस देन 40,000, सो नो TDS। TDS नहीं काटेगा फिलहाल। फीस पेड फॉर एक्वायरिंग राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम किए तो 194J में हमको पेमेंट करने पड़ेगा। आ जाओ 194J, आओ। देखो वहाँ पे था ना, सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड, पेमेंट फॉर राइट टू यूज सॉफ्टवेयर, है ना? तो 194J में 10% हमको पेमेंट करने पड़ेगा। मिस्टर एक्स परचेज किया प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर वाई, जो उसका वैल्यू 65 लाख रुपये। तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 194IA एप्लीकेबल होगा। तो इसमें 50 लाख से ऊपर है, 194IA एप्लीकेबल होगा। देखो चेक करो 194IA, चेक इट। ऐसे ही घर पे जब तुम लोग रिवीजन करोगे, डायरेक्ट देखो कभी भी किसी को 100% आंसर आएगा नहीं। तुम जब फर्स्ट टाइम करोगे एज इफ तुम सोचो कि तुम भूल चुके हो, अगेन फ्रेश ईच एंड एवरी टाइम यू विल रिवाइज। तुमको ये फील होना चाहिए कि हम भूल चुके तो फ्रेश करें, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगे, दूसरा टाइम बहुत कम टाइम में तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। 194IA में जाओ। वन 194IA कहाँ गिरे हो? कितना पेज में था 194IA? 194IA तुम्हारा है पेज नंबर कितना? 16 आई है। तो आइए कहाँ गया यार? IA ऊपर है, एकदम ऊपर 194 आई नहीं बोल रहे हम, IA का बात कर रहे हैं। IA का पेज नंबर देखो, IA दिखाई नहीं मिल रहा यार। अच्छा यहाँ पे 16.10 में है, हाँ यहाँ पे दिखा होगा 50 लाख से ऊपर अगर है, ठीक है, तो 1% ऑफ द सम या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर काटना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो तुम क्या करेगा, इसके ऊपर 1% तुमको काटने पड़ेगा TDS। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर TDS काटने का जरूरत नहीं रहता है राइट, नो TDS, ठीक है। ऐसी करके क्वेश्चन नंबर 4 भी है तुम्हारा यहाँ पे, देखो। समझ में आ गया होगा तुमको कितना इजी चैप्टर है, एकदम इजी है। बस एक दो बार प्रैक्टिस करने से याद आ जाएगा तुमको। हाँ एक दो बार जस्ट रीड करना है, याद भी मतलब जस्ट रीड करना है उसमें, और कुछ नहीं। तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ओके ये होगा। दो वाला का आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तुम लोगों के पास बुक होगा शायद, राइट? उसको ओपन करो, मेरा यहाँ पे स्कैन में नहीं आया, सबके पास बुक है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का भी है ना, तो हमको देने पड़ेगा। तो इसका मतलब रुक एक मिनट, সুবান একটা ফটো ক্লিক করে পাঠিয়ে দাও, তো আমি এখানে অ্যাড করে দেবো। পেজ নাম্বার 16.26টা যেটা আছে, এটা স্কিপ হয়ে গেল। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस करे थे वहाँ पे, किससे वहाँ पे क्या बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को याद होगा, ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला जो डिस्कस किए थे रेंट वाला जो हाई, वहाँ पे क्या था,
इसमें लिमिट कितना था 2,40,000 का, तब जाके TDS हम लोग काटते हैं, राइट। रेंट बिल्डिंग सब कुछ मिलाकर, राइट। ना नॉन डिफरेंट डिपॉजिट विल बी इंक्लूडेड, इंक्लूड तो होगा बट GST विल बी एक्सक्लूड करेंगे। हैंस बी लिमिटेड विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स कितना के ऊपर, 2,82,000 के ऊपर पूरा इंटायर 10%। बस यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्सचर था ना, ये तीनों का तो तुम्हारा सेम रेट है, सिर्फ तुम्हारा इसका अलग था। प्लांट एंड मशीनरी अगर होता तो 2% होता, यहाँ पे बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर तो 10% ही था, तो इंटायर अमाउंट के ऊपर 10% ही होगा यहाँ पे इस केस में। इस केस में जो है तुम्हारा इंटायर अमाउंट के ऊपर ही तो 10% होगा, बिकॉज ये तो फर्नीचर एंड फिक्सचर है। प्लांट एंड मशीनरी अगर होता तो 2% होता, तो इंटायर अमाउंट के ऊपर तुम्हारा 10% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग देख रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4, पहले इसको रीड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर ₹2,200 बाय अकाउंट पे चेक, इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर के ऊपर भाई। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर अकाउंट पे चेक 2,400, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹1,000 पेड बाय अकाउंट पे चेक, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर इन कैश ₹2,000। तो सर इसका TDS का क्या है, बेसिकली इसके लिए जो तुम्हारा सेक्शंस है 193 है, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर जो है नो TDS, बिकॉज एग्जाम्शन है, ₹5,000 तक का एग्जाम्शन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी तुम्हारा 5,000 तक का एग्जाम्शन में आ जाएगा। ये भी तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एक्स, ये बट ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड का है और ₹1,000 है, तो यहाँ पे TDS लगेगा, बिकॉज वहाँ लिस्टेड अनलिस्टेड का बोला था, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का है तो यहाँ पे TDS काटेगा। दूसरा ये कैश में दिया तो यहाँ पे भी TDS काटेगा। 193 पर डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो कॉन्ट्रैक्टर वाला था शायद, नहीं कुछ और है। मिस्टर एक्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेड, फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। बोला भाई टोटल टर्नओवर कितना है, 1,05,00,000 है, ठीक है। स्टेट वेदर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन आर अट्रैक्टेड, क्या TDS काटना है कि नहीं काटना है। अगर टर्नओवर इतना से ज़्यादा है तो यस कुछ कुछ सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्टर 12,000 ईच है, 24,000, तो इसके लिए TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। शॉप रेंट पे किया वन पेई को तो 2,40,000 से कम है तो देने का ज़रूरत नहीं है। कमीशन पे किया 7,000 तो 15 से कम में देने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंस द पेयर इज एन इंडिविजुअल एंड देयरफॉर ही कैन ओनली बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स, अगर उसका प्रीसीडिंग ईयर का इन टर्नओवर जो है 100 लाख से ऊपर हो, दैट इज 1 करोड़ से ऊपर है तो, या फिर बिजनेस का केस है 50 लाख। सो इन दिस गिवन केस टर्नओवर उसका ज़्यादा है तो देयरफॉर लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्सेस, बट हाउएवर इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक, इस केस में TDS नॉट अट्रैक्ट बिकॉज पेमेंट इज मेड टू बैंक, बैंक को पेमेंट करने से कोई TDS काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट 12,000 है तो भाई 30,000 से इंडिविजुअली 30,000 से कम है, एग्रीगेट में भी 1 लाख से कम है इंडिविजुअल, तो TDS का ज़रूरत नहीं है। शॉप रेंट 2,40,000 से कम है तो 194I में TDS का काटेगा नहीं। कमीशन 15,000 से कम है तो 194, किसी में TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। ऑल दो उसका एप्लीकेबल था उसके लिए, बट TDS नहीं काटेगा वो, बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। एक्स लिमिटेड पे किया 8 लाख रुपया एज नॉन कंपेड फीस टू वाई लिमिटेड, तो टैक्स एट सोर्स वाज डिडक्टेड एट 31 अगस्त, बट डिपॉजिट कब किया हम 31 दिसंबर को, तो लेट करके डिपॉजिट किया ना तो हमको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लग जाएगा लेट करके जमा करने के लिए, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखा है, बोला है TDS तो काटेगा कितना 80,000 रुपया। अब इसको ऊपर कब काटना चाहिए था भाई, अगर अप्रैल का था तो 7 मई में हो काटना चाहिए था, बट काटा कब है 31 अगस्त। पे के बदिस तो कब से कब तक लगेगा भाई, जब से, दो चीज़ है, सबसे पहले एक तो लेट करके काटा, ठीक है, तो दूसरा चीज़ काट तो लिया था 31 अगस्त को पर जमा किया 31 दिसंबर को, तो दोनों चीज़ के लिए लगेगा, तो 15 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का 1% लगेगा पर मंथ, या पार्ट ऑफ द मंथ। कितना महीना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना, 1% TDS का अमाउंट इंटू 1%, 5 महीना हो गया। उसके बाद भाई तुम TDS तो काट लिए था पर तुम जमा नहीं किया तो उसके लिए 1.5% लगेगा। एक तो तुम लेट करके काटा उसके लिए 1% लगा, एक तुम काटा भी तो बस जमा नहीं दिया तुम
कितना महीना हो गया जमा नहीं दिए तुम, 4 महीना, तो उसके लिए 1.5% लगेगा, तो टोटल 8,800, राइट। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट, यहाँ पे रिटर्न फाइल करने में भी डिले किया। टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है। तो ये अगर तुम्हारा अप्रैल, ये कौन सा महीना का था, अप्रैल का था, तो अप्रैल का मतलब मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 31 जुलाई का अंदर रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था, राइट, क्वार्टरली, बट वो भी नहीं किया। तो रिटर्न फाइल करने में अगर डिले किया तो उसके लिए भी बोला था ना, 31 जुलाई टाइम था उसका, डिले किया तो 200 रुपया पर डे। तो कितना दिन डिले हुआ उसका, अप्रैल जुलाई में नहीं किया तो जुलाई में पूरा 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके वो किया शायद, तो इतना इतना दिन दिन इंटू पर डे का 200 रुपया, तो इतना लग गया उसको, ठीक है। तो ये प्लस अमाउंट, तो 30,800 इसका टोटल लगेगा। अमाउंट ऑफ टीडीएस 80,000, 80 नहीं, ये टोटल ऐड होगा तो डिफरेंस होगा। पल्लवी बैंक लिमिटेड हैज़ पेड इंटरेस्ट 29,000 टू मिस्टर ए रेसिडेंट इन इंडिया। एक बैंक इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, 194A का कहानी है, फ्रॉम इस चेन्नई एंड 28,000 फ्रॉम इस बैंगलोर ब्रांच। तो दोनों ब्रांच का मिला के चेक करना है ना, है तो एक ही बैंक, दोनों ब्रांच है, दोनों ब्रांच का मिला के तो भाई 40,000 से ऊपर ही है, तो टीडीएस तो काटेगा ही, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो दिया है कि भाई टीडीएस तो काटेगा, 40 से ऊपर है तो 10% का टीडीएस काटेगा 194A में। बैंक एक है, ब्रांच डिफरेंट है, सीबीएस में है तो दोनों ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर धनपाल विशेस टू परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस 60 लाख का फ्रॉम मिस्टर साइप्रिया। He also wants to purchase agricultural land in rural area. तो he wants to know whether he will deduct टैक्स का काटने पड़ेगा। यस, 50 लाख से ऊपर है भाई, 194 में टैक्स काटने पड़ेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 में उसको गाइड करने पड़ेगा, यस भाई तुमको 194 में टैक्स काटने पड़ेगा, ठीक है। 60 लाख ऊपर, 60 लाख का 1%। पर हाँ, एग्रीकल्चर लैंड में ज़रूरत नहीं पड़ता है, दैट वी नो। फर्स्ट जून 2022 को एक अमाउंट है 50,000 रुपया वॉज पेड टू मिस्टर ए प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए विदाउट टीडीएस। टीडीएस नहीं काटे तुम पेमेंट कर दिया, तो टीडीएस नहीं काटा तो क्या लगेगा तुम्हारे लिए भाई, 1% करके तुमको इंटरेस्ट लग जाएगा। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट 50,000 वॉज ड्यू टू मिस्टर ए ऑन 31 जनवरी, फ्रॉम विच तुम 10% टीडीएस तो काटा, इंटायर अमाउंट को 1 लाख ऊपर। सो आफ्टर डिडक्शन टैक्स डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे तुमको क्या लगेगा, तुमको एक जितना तुम शॉर्ट डिडक्शन किया था टीडीएस का उसका पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या हुआ केस टीडीएस डिडक्टिबल था बट तुम डिडक्ट नहीं किया, कितना 1% करके ऑफ, कितना टीडीएस का अमाउंट कितना, 5,000 होने, कब से कब तक, जून से लेकर जनवरी तक। तुम जनवरी में जाकर डिडक्ट किया ना, तो यहाँ तक का तो लगेगा। फिर तुम डिडक्ट तो कर लिया, डिपॉजिट नहीं किया तो उसका भी लगेगा तुम्हारा यहाँ तक, राइट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सब का आंसर दिया हुआ है, तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है। तो टीडीएस चैप्टर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम टीसीएस का भी हम समझा देंगे, छोटा सा चैप्टर है, ओके। चलो।